बस कल की क्लास में हमने बात करना यहां से शुरू किया कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी के कितने टाइप्स हैं। तो हमने देखा सबसे पहले कि आर्थिक प्रणाली के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार की इकोनॉमीज हैं, या तो पूंजीवादी या समाजवादी या मिश्रित। क्या बात समझ आ गई? वर्तमान में इंडिया की इकोनॉमी कौन सी है? मिश्रित। लेकिन आजादी के समय थी तो मिश्रित, लेकिन झुकाव कहां था? भाई अंततः अगर मुझे बात करनी हो तो मैं कुछ ऐसी बात करूंगा कि चाहे यूएस मैंने कहा पूंजीवाद है, चाइना रशिया समाजवाद है, लेकिन आज मैं बात करता हूं जब 21वीं शताब्दी में और स्पेशली इन 2025 तो विश्व की सभी इकोनॉमीज इस समय मिश्रित हो चुकी हैं, चाहे वो चाइना का समाजवाद हो चाहे यूएस का पूंजीवाद हो। ऑलमोस्ट अब सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुपालन किया जा रहा है। इतनी बात सबको सॉर्टेड है ना? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज कुछ और बातें करते हैं। अर्थव्यवस्था का प्रकार आर्थिक विकास के आधार पर। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम यहां से शुरू कर रहे हैं आर्थिक विकास के आधार पर, आर्थिक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम विकास के आधार पर बात करें तो अर्थव्यवस्था के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा है कि ये 3 प्रकार के हैं, अविकसित, विकासशील और विकसित। अविकसित, विकासशील और विकसित। ये बात करते हैं ये होती क्या है। देखो दोस्तों, तो हम यहां पे अपनी क्लास में बात करते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। ये अविकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जो अविकसित अर्थव्यवस्था है या इसी को हम कह सकते हैं अल्प विकसित। नाउ मेरे प्यारे साथियों, इस इकोनॉमी में अगर हम देखें कि जो अविकसित या अल्प विकसित इकोनॉमी है, यहां पर क्या देखने को मिलता है? अविकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जो सबसे पहली चीज मुझे देखने को मिलती है वो ये कि यहां पर प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होता है। यहां प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। प्रति व्यक्ति आय के हम सब जानते हैं क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनता है? प्रति व्यक्ति आय, एक बंदे की आय। तो दोस्तों जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, यहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम होती है। अब मुझे बताइए, जब लोगों के पास इनकम कम होगी तो लोगों का आजीविका का स्तर भी क्या होगा? कम होगा। तो हम कहते हैं निम्न स्तरीय आजीविका का स्तर, निम्न स्तरीय आजीविका का स्तर, आजीविका का स्तर, निम्न स्तरीय आजीविका का स्तर। मेरे प्यारे साथियों, जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इन अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलता है कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन दोस्तों, यहां पर कृषि का पिछड़ापन, जो इंग्लिश में कहेंगे एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। इतना ज्यादा अच्छा कृषि का प्रदर्शन नहीं है। दोस्तों यहां पर हम देखेंगे जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां पर देखने को मिलता है उद्योगों का अभाव। उद्योगों का अभाव मतलब लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। दोस्तों यहाँ पे उद्योग बहुत कम मात्रा में होते हैं। कुछ समझाना नहीं है, अपने आप समझ में आ रहा है? बोलो यस। आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो बुनियादी ढांचा होगा, वो कैसा होगा? मजबूत या कमजोर? दोस्तों हम कहेंगे कमजोर बुनियादी ढांचा। कमजोर बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम कहेंगे लो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर एक और देखने को मिलेगा उत्पादन। मुझे बताइए, जब कृषि अच्छे से काम नहीं कर रही, इंडस्ट्रीज अच्छे से नहीं है, तो उत्पादन कम स्तर का होगा या ज्यादा? तो हम कहेंगे उत्पादन का निम्न स्तर, उत्पादन का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। आइए एक नया शब्द सिखाते हैं आपको, आइए एक नया शब्द सिखाते हैं आज आपको, उत्पादकता का निम्न स्तर। उत्पादकता का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता का निम्न स्तर समझने का प्रयास करेंगे। उत्पादकता का निम्न स्तर। दोस्तों मैंने 2 शब्द लिखे और 2 शब्द यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक होता है उत्पादन और एक होता है उत्पादकता। इन दोनों शब्दों को समझो। एक है उत्पादन प्रोडक्शन, एक है उत्पादकता प्रोडक्टिविटी। जानना चाहेंगे? उत्पादन का मतलब होता है द टोटल प्रोडक्शन। खत्म बात। उत्पादन तो समझ में आता है। मान लो मैं ये शर्ट बनाता हूं दोस्तों, मैंने एक महीने में 1000 शर्ट्स बनाई, दैट इज कॉल्ड माय प्रोडक्शन, उत्पादन। सही है। नाउ व्हाट इज उत्पादकता? व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? सो प्रोडक्टिविटी मींस, उत्पादकता मींस उत्पादन की दर, द रेट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की दर का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन? उत्पादन की दर, उत्पादन की दर। दैट मींस व्हाट? मेरी कंपनी में 10 लेबरर्स हैं और एक महीने में 1000 शर्ट्स बनती हैं, तो प्रति लेबर कितनी शर्ट्स बनी? 100। दैट इज प्रोडक्टिविटी। दैट इज, चलो एग्रीकल्चर में एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में जाएगा। एवरीवन फोकस। मेरे पास 10 बीघा का खेत है, 10 बीघा, और 100 क्विंटल गेहूं होते हैं। कितने क्विंटल? तो मेरा प्रोडक्शन कितना हो गया? उत्पादन। राइट। यदि मैं कहूं प्रति बीघा कितना उत्पादन हो रहा है,
इज कॉल्ड उत्पादकता, मतलब मेरे खेत के उत्पादन क्षमता, खेत की उत्पादन दर इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। क्या बात समझ में आई ना? दोस्तों हम देखते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बहुत कम होती है। बोलो समझ गए ना? दोस्तों आप बताइए यहाँ पर जो गरीबी है वो कम होगी या ज्यादा? तो हम कहेंगे अत्यधिक गरीबी, रैम्पेंट पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, रैम्पेंट पॉवर्टी, या मोर पॉवर्टी, या रैम्पेंट इज अ गुड वर्ड, पॉवर्टी। आप मुझे बताइए अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में दोस्तों जो रोजगार है वो क्या होगा? निम्न स्तरीय रोजगार, निम्न स्तरीय रोजगार। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा होगा? राइट, निम्न स्तरीय शिक्षा, निम्न स्तरीय शिक्षा, निम्न स्तरीय शिक्षा। आप मुझे बताइए यहाँ पर जो 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 स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी वो कैसी होंगी? तो बस निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं, निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, लो लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, लो लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। नाउ आइए कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, सीखना चाहेंगे? दोस्तों यहां पर देखने को मिलता है मानव पूंजी का निम्न स्तर। नाउ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल लो लेवल की होती है। आप चाहें तो अलग से नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, समझा नहीं रहा, लिखवा नहीं रहा। आप सिर्फ मुझे सुन के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मानव पूंजी क्या होता है? जैसे दोस्तों आप सभी लोग हमारे हिंदुस्तान के मानव संसाधन हैं, आप सभी लोग हमारे हिंदुस्तान के राइट मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। कल मैंने संसाधन बताया था, लेबर बताया था उसमें, तो आप सब हमारे देश के मानव संसाधन हैं। दोस्तों यदि हमारे देश की सरकार हमारे देश के मानव संसाधन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, इनके शिक्षा के ऊपर, इनके कौशल के ऊपर, इनके प्रशिक्षण के ऊपर अगर सरकार खूब सारा पैसा व्यय करती है तो यही हमारा मानव संसाधन बन जाएगा, मानव पूंजी। सो मानव पूंजी का मतलब है, मानव संसाधन का मतलब है यदि लोगों की शिक्षा पर, यदि लोगों के स्वास्थ्य पर, यदि लोगों के कौशल पर, किस पर? कौशल पर यदि क्या किया जाए? व्यय। कौशल पर क्या किया जाए? व्यय। तो बताइए हमारा मानव संसाधन क्या बन जाएगा? मानव पूंजी। और दोस्तों आपकी जो उत्पादकता है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब आप समझ गए? जिनने सुना वो तो समझ गए, और जिन्हें नहीं समझना था उन्हें सुनी नहीं, खत्म बात, क्या ही करना। तो इतनी बात सबको समझ में आई। तो आप मुझे बताइए जो अविकसित देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, ऐसे देशों में क्या लोगों को सही प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं? क्या लोगों को सही प्रकार से शिक्षा है? क्या लोग यहाँ पर कौशल से परिपूर्ण है? तो इसका मतलब मानव पूंजी का स्तर क्या होगा? निम्न होगा। समझ गए? एक और टर्म सिखाते हैं, एक और टर्म है दैट इज कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी निर्गत अनुपात। कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी निर्गत अनुपात कम होगा या ज्यादा, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इस शब्द को समझते हैं, पूंजी निर्गत। निर्गत का मतलब होता है आउटपुट, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं पूंजी निर्गत या आउटपुट अनुपात। वेरी सिंपल। दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं। कैपिटल बोले तो पूंजी, पूंजी अपॉन आउटपुट बोले तो निर्गत। पूंजी निर्गत अनुपात का मतलब क्या कहता है? पूंजी निर्गत अनुपात ये कहता है जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगा रहा हूं उससे मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, इसका अनुपात इज कॉल्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब केस 1, एक जना 100 रुपए लगा रहा है, 500 रुपए पैदा कर रहा है। समझदार बच्चे समझ गए। 100 रुपए की क्या लगाई मैंने? कैपिटल, कल सिखाया था पूंजी। और 500 रुपए का क्या आया? आउटपुट। बोलो यस। मतलब 100 रुपए लगाए, 500 रुपए कमाए। सही है दोस्तों, ये हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो है 0.2। और अगर हम बात करें केस 2 में, एक बंदा 250 रुपए लगा रहा है और 500 रुपए प्राप्त कर रहा है, तो उसका कैपिटल आउटपुट रेशियो 200 कर लो दोस्तों, 0.4। 0.4। अब मुझे बताओ केस 1 अच्छा है या केस 2 अच्छा है? एवरीवन, केस 1 अच्छा है या केस 2? केस 1 इज गुड और केस 2 इज बैड। तो मुझे बताइए किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होना चाहिए या ज्यादा? कम होना चाहिए या ज्यादा? जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो हम कहते हैं कि अल्प विकसित देशों में लो कैपिटल आउटपुट रेशियो देखने को मिलता है, मतलब निम्न। निम्न दोस्तों पूंजी निर्गत अनुपात। बोलो समझ में आया कि नहीं? जैसे नहीं आया वो छोड़ दें, क्योंकि सारी चीज आएगी, इसका कोई ठेका नहीं लिया हमने। कम ऑन यस और नॉट। जितना आप ध्यान से सुनोगे उतना ही आएगा, है कि नहीं? जो नहीं आ रहा वो सोच लें मेरे लिए नहीं है। सही है, हर चीज आपके लिए होगी, ऐसा संभव कैसे है दोस्तों? इसलिए जिसको समझ में आ रहा है वो, और तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जैसे क्लास में आ गया तो आ गया, और यहाँ नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। बोलो यस। सिकंदर साहब पंखा बंद करो, जुकाम बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा बीमार ना हो जाए, क्योंकि एक दिन बीमार होने से बहुत सारे बच्चों का बहुत लॉस होता है। कम ऑन यस और नॉट। इसलिए टीचर को अपना बहुत ख्याल रखना होता है। यहाँ मेरी बीवी तो है नहीं ख्याल रखने के लिए। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की सारी विशेषताएं आपको समझ में आ गई। बोलो जी आ गई। ऐसे बोलते हैं अविकसित अर्थव्यवस्थाएं। कुछ और बताएं क्या? हाँ, अभी कितना ज्ञान लोगे इतना काफी है यार। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अगर हम देखने को मिलता है तो हमने देख लिया शिक्षा अच्छी नहीं होती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, उत्पादन का निम्न स्तर होता है, रोजगार ज्यादा कम होता है, बेरोजगारी ज्यादा होती है, गरीबी ज्यादा होती है, बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन होता है। बोलो जी यस ना। दोस्तों एक और वर्ड सिखा देते हैं, बोलो सिखाएं क्या? अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और टर्म है मेरे पास, दैट इज डिपेंडेंसी रेशियो। हिंदी में बोलते हैं निर्भरता अनुपात। डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता अनुपात। ये क्या है? ये हम कम होगा ज्यादा होगा बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे सीख लेते हैं कि व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो। नए पेज बताते हैं दोस्तों। डिपेंडेंसी रेशियो, दिस इज निर्भरता
अनुपात, निर्भरता अनुपात। दोस्तों सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो वर्किंग एज है, कार्यशील आयु, भारत में जो वर्किंग एज है वो है 15 वर्ष से 59 या 64 ईयर्स तक। दिस इज द वर्किंग एज इन इंडिया। 15 साल से 59 या 64 साल की, 64 साल। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, 15 तो सबको समझ में आता है क्योंकि संविधान में लिखा है कि 14 एज तक बाल उसमें आते हैं, और दोस्तों जो वर्किंग एज संविधान में दी गई है 15, वो तो सबको समझ में आता है। ये 59 और 64 का चक्कर क्या है? जैसे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर 7 साल में रिटायरमेंट होता है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे मैं आई वाज द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों मैं वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर था और इन 2022 ओनली, और मैंने दोस्तों अभी इसी साल मई में रिजाइन दिया। 2 साल तक मैं लीव विदाउट पे रहा। आई ज्वाइन केजीएस इन 2023 ऑन 3rd ऑफ अप्रैल। दोस्तों फिर मैं जब से लेकर पूरा 2 साल तक लीव विदाउट पे रहा, फिर मुझे यहाँ सेटलमेंट थोड़ा जम गया, देन आई लेफ्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड तो वहां पे मेरी जो रिटायरमेंट एज थी वो 65 ईयर्स थी, दैट इज फॉर 64। बोलो समझ में आया? तो हम 64 साल तक काम कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी वर्किंग एज है भारत की वो 15 साल से 59 या 64 साल है। इज इट ऑलराइट? 15 साल से 59 या 64 साल है। अब बहुत गौर से सुनना मुझे। तो दोस्तों हमारे देश में मान लेते हैं 100 ईयर्स, तो 15 साल से कम, 15 साल से कम और ये 59 और 64 साल से ज्यादा के लोग क्या कार्य करते हैं? क्या कार्य करते हैं? क्या कार्य करते हैं? तो दोस्तों ये लोग, दोस्तों ये और ये गैर कार्य जनसंख्या है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, और ये कार्यशील जनसंख्या है। बोलो जी यस। ये क्या है? कार्यशील है, ये कार्य करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है। दोस्तों क्या ये लोग और ये लोग इनके ऊपर निर्भर है? बोलो समझ गए? इनके ऊपर निर्भर है, इसी को बोलते हैं निर्भरता अनुपात। मतलब गैर कार्यशील जनसंख्या बटे कार्यशील जनसंख्या। हमारे देश में वे लोग जो लोग काम नहीं करते हैं अपॉन जो लोग काम करते हैं उसे बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। क्या बात समझ में आया? निर्भरता अनुपात। देखो दोस्तों अगर आपको डायरेक्टली दिखाते हैं और अच्छा समझ में आएगा, और आप सीखोगे भी कि ऐसे कभी भी कोई दिक्कत है तो आप लोगों को पढ़ने की आदत डालनी है। डिपेंडेंसी रेशियो, लगा दिस क्या लिखा, साफ साफ लिखा है यहाँ पे। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है एक डेमोग्राफिक मेजर है, जनांकीय मापन है, कंपेयर्स द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पीपल नॉट इन लेबर फोर्स, जो लोग काम नहीं कर रहे, एंड टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो लोग काम कर रहे हैं। अब दोस्तों डिपेंडेंसी रेशियो का ये देखो यहाँ पे पीपल 65 साल एंड अब तो 65 साल है, उससे ज्यादा अंडर 15 साल, सबको समझ में आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर एक डिपेंडेंसी रेशियो और मैं यहाँ पे लिख दूं फॉर्मूला, ये लो दोस्तों, ये देखिए डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन अंडर 15 और पॉपुलेशन 65 से ऊपर, डिपार्टमेंट पॉपुलेशन 15 से 64। बोलो यस। दोस्तों यही मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये गैर कार्यशील जनसंख्या है और ये कार्यशील जनसंख्या है। तो डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब हो गया गैर कार्यशील जनसंख्या, गैर कार्यशील जनसंख्या, जनसंख्या डिवाइडेड बाय कार्यशील जनसंख्या। ऐसा ही कुछ बताया आपको, कार्यशील जनसंख्या। दोस्तों जो हमारा, और हमें रेशियो निकालना, परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं इनटू 100। सो ये हो गया हमारा डिपेंडेंसी रेशियो। लुक एट दिस, पॉपुलेशन अंडर 15 और 65 से ऊपर अपॉन पॉपुलेशन 15 से 64। लो जी दोस्तों, दिस इज कॉल्ड, जो 0 से 14 होते हैं ये इंडिविजुअल क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट, और जो 65 प्लस होते हैं ये भी क्या कहलाते हैं, डिपेंडेंट। बोलो यस। तो ये लोग हो गए डिपेंडेंट और ये हो गए इंडिपेंडेंट, ये हो गए निर्भर और ये हो गए अपने ऊपर। सही है। तो दोस्तों अब मुझे आपसे, मैं यहाँ पे आपको 2 केसेस बताऊं। केस 1, अगर हमारे देश में डिपेंडेंस, अगर हमारे देश में 2 लोग कार्यशील नहीं है और 10 लोग कार्यशील हैं, दिस इज 0.2, और हमारे देश में मतलब 5 लोग कार्यशील नहीं है और ये 10 लोगों के ऊपर जो कार्यशील हैं उनके ऊपर निर्भर हैं, सो दिस इज कॉल्ड 0.5। तो आप मुझे बताइए निर्भरता अनुपात ये अच्छा है या ये? तो लो होना चाहिए। दोस्तों बताइए अपने आप कि अविकसित देशों में निर्भरता अनुपात कम होगा या ज्यादा? यस। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और हम कहते हैं हाई डिपेंडेंट रेशियो, हाई, उच्च निर्भरता अनुपात। यहाँ पर जो लाइक जो गैर कार्यशील जनसंख्या है वो क्या होगी, ज्यादा, और कार्यशील जनसंख्या क्या होगी, कम। इसे बोलते हैं अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था। क्या एक एक पॉइंट बिल्कुल सॉलिड तरीके से समझ में आ गया? और जो नहीं आया लोड नहीं लेने का, बस ये सोचने का मेरे लिए नहीं है। हर चीज समझ में आ जाए, क्या जरूरत है यार, क्या लोड लोगे दोस्तों? ठीक है नहीं? अगर दरोगा बन जाओ तो ठीक है, नहीं बनो तो सोचना मेरे लिए नहीं है, खत्म बात। सही है नहीं? तो जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही सफल होगा। क्लास में आपका, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और यहाँ उपस्थित 40% बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब मैंने अच्छे से डिलीवर किया। 60% नहीं समझ पाए, इसका मतलब वो 60 के 60 उल्लू हैं। भाई दिन में सोते रात में जगते, तो कैसे समझ में आएगा उन्हें? मतलब हो सकता है जवानी के जोश में ज्यादा भरे हों। ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन तो सुना ही होगा तुमने, है कि नहीं? बड़ा जवानी जोश में तुम्हारा छलांग मार रहा है ऑक्सीटोसिन, है कि नहीं, या डोपामाइन, तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। ये देखिए दोस्तों, क्या इतनी बातें सबको समझ में? अब आप आगे के 2 पेजेस छोड़ेंगे, आगे के 2 पेजेस वो क्यों छोड़ेंगे वो ध्यान समझिए। विकास के आधार पर मैंने अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। ये मैंने पढ़ा दिया, ये मैंने पढ़ा दिया, ये दोनों आप करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं, सबसे नीचे है अविकसित, थोड़ा अच्छा होगा तो, और बहुत अच्छा होगा तो, दैट्स इट। बहुत अच्छा होगा तो विकसित। तो आप अपने आप दिमाग लगा लीजिए कि दोस्तों अगर यहां लिखा है, अब आप लिखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था नेक्स्ट पेज पर, और यहां पे लिखा है प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर, तो आप लिखेंगे विकासशील में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। मुझे सुन लेने दो, सुन लो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। और आप विकसित में लिखेंगे उच्च प्रति व्यक्ति आय। बुझा? पक्का ना? अगर यहाँ पे लिखा निम्न स्तरीय आजीविका स्तर, तो आप विकासशील में लिखेंगे आजीविका के स्तर में सुधार, और विकसित में लिखेंगे उच्च स्तरीय आजीविका स्तर। बोलो सही है? दैट्स इट। दोस्तों यहाँ पे लिखा कृषि का पिछड़ापन, तो आप लिखेंगे कृषि में सुधार, और आप लिखेंगे उच्च स्तरीय कृषि। सारे पॉइंट हो जाएंगे। चलो अब दोस्तों हम बात करेंगे विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। कुछ बच्चे कह रहे हैं पूंजी निर्गत अनुपात अधिक होना चाहिए, पता नहीं क्यों कह रहे हैं यार, देख लेते हैं। भाई बताइए पूंजी निर्गत अनुपात कम होना चाहिए या ज्यादा? कम होना चाहिए ना, 0.2। अरे बोलो यस। अगर जितना ज्यादा होगा 0.5, 1, 2, 3 उतना मतलब बिगड़ता है ना मामला, पता नहीं क्यों कह रहे हैं यार।
नहीं, ये सोचा होगा 0.2 होता है ज्यादा और 0.4 होता है कम। बोलो यार क्या ही करे यार। तो चलो खैर, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे। आप लिखेंगे हाँ प्लीज बेटा। ज्यादा होना चाहिए भाई, तो अपना चल रहा है यार। है अच्छा, ये है बात। इसलिए दोस्तों तुम सब लोग उल्लू हो, इसके तालियां बजाओ भाई। राइट यार, थैंक यू यार, तुम लोग सभी लोग, बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम सभी लोगों का। ऑनलाइन तुम्हारे लिए कह रहा हूं मैं। दोस्तों यहाँ पर होगा हाई, मतलब जो अविकसित है ना, तो अविकसित देश में पूंजी निर्गत अनुपात क्या होगा? हाई। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, उच्च पूंजी निर्गत अनुपात। बोलो जी यस। अबे कहां सो रहे तुम लोग, थोड़ा जागते हुए पढ़ाई करो, तो नहीं तो पता मामला उल्टा हो जाए। राइट, पेपर में पूरी उल्टा लिख दिया तुमने, तो हाई होगा ना। अबे यार नहीं होगा तुम लोग। दोस्तों यहाँ पर ऐसा केस बनेगा ना कि मतलब देखो, वो मैंने पता मेरी मैं कहां पर था, मैं ये था किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए पूंजी निर्गत अनुपात कम होगा अच्छा होगा या ज्यादा होगा अच्छा होगा, तो मैं यहाँ पर था कि कम होगा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा, इसलिए वो पॉइंट गलत हो गया। लेकिन आप समझ गए कि अगर ये देश देखो, ये है विकासशील या विकसित की विशेषता, ये है अविकसित की। यहाँ पे लोग कैपिटल क्या लगा रहे होंगे? ऑनलाइन थैंक यू एंड थम्स अप फॉर यू गाइस। दोस्तों यहाँ पर कैपिटल क्या लगा रहे होंगे? ज्यादा, और आउटपुट क्या आएगा? कम। तो यहाँ पे हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, और जो अविकसित या विकासशील और विकसित में धीरे धीरे कम होता जाएगा। सही है ना। चल दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे आप बाकी के पेजेस छोड़ के लिखेंगे। विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार पर कैपिटा इनकम के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्थाओं का प्रति व्यक्ति आय पर वर्गीकरण, तो जल्दी से बताइए विश्व बैंक ने अपने सभी देशों को कितनी कैटेगरी में बांटा है? 4। कल बताया था आपको। सबसे पहले लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम कंट्री। बोलो ऐसा ही कुछ था। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने सभी सदस्य देशों को 4 भागों में बांटा। अब मैं आपको एक पहले थोड़ा ज्ञान दूंगा, फिर बाद में कॉन्सेप्ट दूंगा। राइट, सुनना। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? हर साल इसकी मीनिंग को बदलता है, और इसकी जो मीनिंग है वो वर्ल्ड बैंक जुलाई से लेकर जून तक करता है। थैंक यू ऑनलाइन। वो जुलाई से लेकर कहां तक करता है? जून तक। जुलाई से जून तक, जुलाई से जून तक। जैसे हमारा वित्तीय वर्ष क्या है? अप्रैल से मार्च। बोलो यस। वित्तीय वर्ष क्या है? लेकिन वर्ल्ड बैंक अपने सदस्य देशों की 4 कैटेगरी की परिभाषा को हर साल जुलाई से जून तक के लिए डिफाइन करता है। अगर मैं आप लोगों को करंट स्टेटस बताऊं तो मैं डायरेक्टली यहीं से निकाल के बताऊंगा, क्योंकि आज मैं बता के चला जाता हूं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में 25-30% आंकड़ा तो बेकार हो जाएगा तुम्हारा अगले साल। बोलो जी यस। इसलिए आप ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे वर्ल्ड बैंक और लिख देंगे बस कंट्रीज। ये मेरा दिखाने का मतलब है आप लोग डायरेक्टली यहां से सीखिए कंट्रीज क्लासिफिकेशन। वर्ल्ड बैंक, ये देखो 1 जुलाई 2025, तो यहां पर वर्ल्ड बैंक का हमें कंट्रीज क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। अगर हम वर्ल्ड बैंक के कंट्रीज क्लासिफिकेशन की बात करें, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लुक एट दिस। दोस्तों ये देखिए, ये वर्ल्ड बैंक का कंट्रीज क्लासिफिकेशन है। आप गौर से देखेंगे इसको तो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, दिस इज वर्ल्ड बैंक कंट्रीज क्लासिफिकेशन। और अच्छा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के कंट्रीज का क्लासिफिकेशन, लुक एट दिस। दिस इज दोस्तों वर्ल्ड बैंक कंट्रीज क्लासिफिकेशन। इसने 4 भागों में अपने देशों को बांटा है, सो दैट जो मैं वहां पे दिखा रहा था ये बाद में चला जाता आपके पास होता नहीं, लेकिन ये वाली फाइल आपके पास अपलोड हो जाएगी, सो दैट हमारे क्लास नोट्स भी बन गए साथ में। बोलो जी यस। टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, बोलो यस। टीचर को भी एडवांस होना चाहिए, नहीं समझे क्या? तो अगर हम बात करें, देखो लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम। इज इट ऑलराइट? देखो यहाँ पे 2 साल के आंकड़े लिखे हैं। एक लिखा है 1 जुलाई 2025 से 26, एक 24 से 25। अगर ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। बोलो जी यस। तो अगर हम बात करें पहले ये वाला, देखो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्तमान में वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि यदि किसी भी देश की, और ये है प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पे लिखा है हमने, अगर आप इसे थोड़ा सा ढूंढोगे, अगर आप इसे थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा पर कैपिटा। दोस्तों पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्ल्ड बैंक कहता है कि यदि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय $1135 से कम है, ये लिखा है दोस्तों डॉलर में, एवरीवन इसमें लिखा है डॉलर, ये डॉलर में है दोस्तों। $1135 से एक व्यक्ति की इनकम किसी भी देश में कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? और अगर किसी भी देश में 1136 से 4495 है तो, और हम कहेंगे 4495 से लेकर 13935 है तो, और 13935 से ज्यादा है तो हाई इनकम। बोलो समझ गए? और दोस्तों अगर हम बात करें, हमारा हिंदुस्तान यहाँ पे आता है। इंडिया कहां आता है अगर आप जानना चाहें तो विश्व बैंक के अनुसार भारत एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है। तो भारत कहां पर आता है? निम्न मध्यम आय समूह का देश भारत कहलाता है। बोलो जी यस ना। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2935 के लगभग आसपास है, 2900 के आसपास है। बोलो जी यस। तो हम लोग कहां पे आते हैं? लोअर मिडिल इनकम कंट्री। ऐसी दोस्तों इकोनॉमिक्स हम आराम से पढ़ते हैं, बस आप मेरे साथ अपनी ट्यूनिंग बनाने की कोशिश करो। राइट, आप नहीं बना पा रहे, गलती आपके एंड पर है। तुम्हारे जैसे कई ढक्कनों को मैंने पढ़ाया आज तक, है ना। जब तुम लोग गले में बोतल डाल के स्कूल जा रहे थे तब से मैं पढ़ा रहा। विद्या माता की कसम सच सच बता रहा, अन्य शिक्षकों की तरह फेंकू फाता नहीं आता मुझे, ना तो मैं फेंकता ना मुझे फेंकना आता है। अभी अभी स्टाफ रूम में बैठा था, जब तुम्हें पढ़ा के गया क्या 11:15 बजे, उस 11:30 मेरी दूसरी क्लास थी नीचे, तब मैं स्टाफ रूम में बैठा था, तो एक टीचर ऐसी पूछ पड़े सर कब से पढ़ा रहे, तो हमने कहा 2011 से। उनका मुंह इतना सा रह गया क्योंकि 2011 में तो वो स्कूल में थे, नहीं समझ पाए। और सकल से थोड़ा स्मार्ट लगते, क्या करें तो बहुत अनुभव हो गया पढ़ाने का। मतलब रात में सोए होंगे तब भी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। इस खोपड़े में कई टेराबाइट का माल है। बोलो जी नॉट, ऐसा पढ़ाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो समस्या आपकी है, क्योंकि तुम्हारा डोपामाइन छलांग मार रहा है, उसे थोड़ा कंट्रोल में रखो। अरे बोलो नहीं समझेगा, और अभी नहीं मारेगा तो कब मारेगा? मानना भी चाहिए जब हमारी तरह हमारी उम्र पे मारेगा क्या?
तो दोस्तों ले सही है, जो हो रहा होने दो, नहीं समझे क्या? अभी तू यहाँ का देख रहा है, यहाँ देख, नहीं देख सकता है, जुगाड़ हो जाए तो हो जाए, क्या दिक्कत है? देखो दोस्तों, तो दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। क्या बात समझ में आई? हमारा कोई सहयोग चाहिए तो बता देना, राइट ना? आगे हम बात करें, रख जा तेरा सब बहुत चाहिए ना। अगर हम बात करें लुक एट दिस, क्या एक एक करके सिस्टमैटिक तरीके समझो, ये समझ में आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बोलो यस। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट। भारत जो है, इसके इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन में भी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध, आर्थिक तो समझते हैं पैसों का लेन देन, राइट? तो अगर हम बात करें, वो देखो क्या लिखा, पढ़ो जल्दी से, पढ़ो से ना। तो अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों संबंधों के आधार पर, के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो अगर हम बात करें तो भारत का या किसी भी देश का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान सुनना प्लीज एवरीवन ऑन द बोर्ड। दोस्तों मान लो ये हमारा इंडिया है, दिस इज आवर कंट्री कॉल्ड हिंदुस्तान, और दोस्तों ये, इसको मैं बोलता हूं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब शेष विश्व, एवरीवन, क्या? शेष विश्व, दिस इज इंडिया एंड दिस इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों तो अगर हम भारत के शेष विश्व, शेष विश्व का मतलब तो समझ में आ रहा ना, कि भारत के अलावा पूरी दुनिया, भारत को छोड़कर पूरी दुनिया, तो भारत और शेष विश्व के साथ अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन देखें, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध, तो हमने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट दिया। हमने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट दिया, एक ओपन इकोनॉमी, पहले याद देते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, एंड द सेकंड वन इज ओपन इकोनॉमी, दैट इज व्हाट, खुली या कहें क्या, मुक्त अर्थव्यवस्था, खुली या मुक्त अर्थव्यवस्था। बहुत ही सिंपल है, आप मुझे बस 1 मिनट सुनेंगे, 1 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर आयात एवं निर्यात, आयात और निर्यात तो समझते हैं, आयात और निर्यात का मतलब जो मंगा रहे तो और जा रहा तो, जहां आयात निर्यात होते हैं उसे क्या कहेंगे, तो काट दो दोस्तों, उसे क्या कहेंगे? और जहां पर आयात निर्यात, जहां आयात निर्यात होते हैं, दैट इज व्हाट, क्या बात समझ में आ गई? दोस्तों खुला का मतलब आओ और जाओ, और बंद ना तो आओ ना जाओ, इसका मतलब बताइए यहां पर क्या विदेशी निवेश होता होगा? क्या एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज आती होंगी? क्या यहां पर विदेशी निवेश होगा? क्या यहां पर हम विदेशी ऋणों का लेन देन करेंगे? दोस्तों विदेशी ऋण, क्या यहां पर हम विदेशी ऋणों का लेन देन करेंगे? क्या यहां पर हम करेंगे? यस, सो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। ऑनलाइन कैसा चल रहा है आप लोगों का, जल्दी से बताइए, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा इकोनॉमी का एक एक कॉन्सेप्ट, राइट ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो हो गया अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो एक बार फिर से मदद करते हैं, सारी चीजों को एक बार लाइन में लाते हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब है, बस मुझे 1-2 मिनट सुनना तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि किसी भी एक स्थान का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, किसी भी एक स्थान पर उपभोक्ता, उत्पादक और सरकार के बीच अंतर संबंध कैसा है, किसी भी एक स्थान पर उत्पादन और मांग और आपूर्ति कैसे हो रही है, इसके अध्ययन को कहते हैं वहां की इकोनॉमी। सही है, हमने पढ़ा इकोनॉमी के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर हम आर्थिक प्रणाली के हिसाब से वर्गीकरण करें तो पूंजीगत, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। विकास के आधार पर देखें तो अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखें तो लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हाई इनकम कंट्री। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर देखें तो क्लोज्ड यूरोपियन इकोनॉमी। सही है, थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू सब लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ चलें आगे, किसी के मन में कोई प्रश्न, कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो, तो मैं बता देता हूं। दोस्तों अगर हम बात करें, यहां पे आप नीचे लिख सकते हैं 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या समझ गए? भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? बंद अर्थव्यवस्था थी। लेकिन हमने 1991 में हम लेकर आए क्या? एलपीजी, कल बताया था। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? खुली अर्थव्यवस्था। दोस्तों चूंकि कल टाइम हो गया था तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक एक लाइन में बता देता हूं ये एलपीजी क्या होता है। बोलो जानना चाहोगे ना? आज एक एक लाइन में समझ लो। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं उदारीकरण। उदारी, आप कल की क्लास का डिस्कशन याद करो, मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि जब भारत आजाद हुआ था तो ज्यादातर उद्योग किसके पास थे? बताया था आपको। अब आप मुझे बताइए, ऐसे समय पर आप सरकार के पास लाइसेंस लेने जाते हैं और सरकार से कहते हैं कि सरकार मुझे ये काम करना है, मुझे इसका लाइसेंस दे दीजिए, तो क्या सरकार ऐसे में आपको लाइसेंस देगी या मुश्किल से देगी या देगी ही नहीं? दोस्तों लाइसेंस प्रणाली को सरल बना देना, अर्थात अधिक से अधिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को लाइसेंस प्रदान करना कहलाता है उदार दोस्तों, उदारीकरण। मतलब समझ में आया? मतलब लाइसेंस प्रणाली के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो बैरियर्स थे, रुकावटें थी, उनको क्या करना? खत्म करना। इस कॉल उदारीकरण। सही है, लिखना चाहो तो लिख लो एक लाइन में। एल बराबर, अच्छा एक लाइन लिखो, ऐसे अलग से लिख लो। 1991 में एक लाइन लिख लो, 1991 में एरो मनमोहन राव समिति की सिफारिशों द्वारा, ये क्या है थोड़ी देर में बता देंगे। एरो मनमोहन राव समिति की सिफारिशों द्वारा, मनमोहन राव समिति की सिफारिशों द्वारा एवं आईएमएफ और विश्व बैंक, एवं आईएमएफ और विश्व बैंक के सुझाव के द्वारा, आईएमएफ और विश्व बैंक के सुझाव के द्वारा भारत में नए आर्थिक सुधार, या तो आप इन्हें नए आर्थिक सुधार कह लो, ऑब्लिक नई आर्थिक नीतियां,
या तो आप इन्हें नए आर्थिक सुधार कह लो या नई आर्थिक नीतियां, पब्लिक नई आर्थिक नीतियां बनाई गई जिसे जिसे एलपीजी कहते हैं, जिसे एलपीजी कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। नीचे लिखो एल बराबर लिबरलाइजेशन, स्पेलिंग मैं बोलूंगा लिख लेंगे, दिस लिबरलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखो उदारीकरण, उदारीकरण, एक एरो डालो, एक एरो डालो और एरो डाल के लिखो लाइसेंस पद्धति को सरल बनाना, लाइसेंस पद्धति को सरल बनाना। गरिमा कुमारी है, कह रही है खान सर कहां से ऐसे मास्टर को उठा लाए हैं? तारीफ कर रही है, क्या नाम बताया था मैंने? गरिमा, धन्यवाद गरिमा जी, तुम्हारे होने वाले बाल बच्चे खुश रहे। अगर बताइए जे मॉडी ऐसी 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 बातें करेगी और तो कोचिंग वाले लोग अगर देखेंगे कि ऐसे ऐसे बच्चे कह रहे हैं खान सर कहां से ऐसे टीचर को उठा लाए, तो दोस्तों मान लो खान सर ने मुझे भगा दिया, तो दोस्तों मेरे बाल बच्चे बर्बाद नहीं हो जाएंगे बेचारे? नहीं समझे आप लोग? बर्बाद हो जाएंगे मतलब कुछ दिन के लिए तो हो जाएंगे, और 2 4 5 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो मैं कहीं काम ढूंढ ही लूंगा, और तो लेकिन ऐसे है, छोड़ो कोई बात नहीं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नेक्स्ट लिखिए बेटा, तुम्हें इकोनॉमिक्स समझने के लिए अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो आगे लिखो दोस्तों, नेक्स्ट नीचे लिखिए पी, पूरा सेंटेंस हो गया था क्या? नीचे लिखिए पी, पी। दोस्तों कितने लोग गरिमा की बात से सहमत हैं वहीं पर बोलो, और गरिमा को जरा अच्छी तरह बताओ जिससे गरिमा अपनी गरिमा का मर्यादा करते हुए समझे कि इस बैच में मैं ही उल्लू हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सबको नहीं आ रहा। क्या भाई है कि नहीं? अभी भाई ना तो तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता है और ना तो तुम हमें जानते हो, है कि नहीं? अगर मान लो हम अच्छी तरह नहीं पढ़ा पा रहे होते या नहीं समझा पा रहे होते तो तुम सबके सब नीचे जाओ, उन्हें बोल दो आज ही हमें कहेंगे पीछे घूमो लात मार के भगा देंगे। नो यस नॉट, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर, जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। और दोस्तों 3 अप्रैल 2023 से मैं संस्थान के साथ जुड़ा हूं, और तो और बता देता हूं आप लोगों को, आई एम ओनली वन टीचर इन केजीएस। चाहे आप इसे मेरा प्राउड समझो या जो समझना है समझो, ऐसी तैसी कराओ, लेकिन ध्यान से सुन लो, आई एम द ओनली मास्टर ऑफ केजीएस। ऑनलाइन कैमरे पे बोल रहा हूं सामने कि हु इज टीचिंग इन मेनी सेगमेंट्स ऑफ केजीएस, राइट? मैं कह रहा हूं सिर्फ एक लौता मास्टर हूं केजीएस में जो कितने सेगमेंट्स में पढ़ाता हूं, आओ समझाता हूं तुम्हें। दोस्तों जाके केजीएस की ऐप देख लो, समझ में आ जाएगा। सो आई एम इन द यूपीएससी बैचेस, आई एम इन द बीपीएससी बैचेस, आई एम इन द यूपीपीएससी बैचेस, आई एम इन द एमपीपीएससी बैचेस, आई एम इन द एनसीईआरटी हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम, आई एम टीचिंग इन डिफरेंट सेंटर्स ऑफ केजीएस, आई एम इन द एडीओ बैच, इन द दरोगा बैच, इन द मेनी बैचेस ऑफ केजीएस। कवर यस व्हाट? तो और दोस्तों आप बताइए, ऐसे स्टूडेंट कह रहे हैं भाई साहब देखिए कमेंट कर रहा है गरिमा बेकार लड़की है, कह रहा बेवकूफ है, बहुत बढ़िया शाबाश। दोस्तों गरिमा की गरिमा भंग कर दो दोस्तों आज के आज ही, राइट? देखिए कह रहे मस्त समझाते हैं, कह रहे आप बेस्ट टीचर है। दोस्तों गरिमा की गरिमा भंग कर दो दोस्तों, वो यहां से भगी जाए, क्योंकि ऐसे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा अगर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं तो आपको पहले ही बताया शायद कल परसों कि अपने खोपड़े को तो एक ही सब्जेक्ट आता है, दैट इज इकोनॉमिक्स। कमान यस। और दोस्तों अगर केजीएस मुझसे इतने सारे सेगमेंट में पढ़वा रहा है तो ये तो केजीएस के बच्चे उल्लू होंगे या केजीएस उल्लू होगा, ना तो केजीएस उल्लू हो सकता है ना बच्चे। अरे बोलो यस। इसलिए दोस्तों सब काम चल रहा है, क्या आप मेरी बात समझ पाएंगे? नहीं तो आखिर मैं भी तो हड्डी और मांस ही बना हूं, और मेरा भी मतलब मानसिक स्तर हिल सकता है। आप 1-2 बार बोलो चलेगा, 2-3 बार आप लगे पड़े दोस्तों ये कहने में समझ में नहीं आ रहा। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो ये तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है, मेरी समस्या बिल्कुल नहीं है। आप विश्वास मानो, मैं रात के 2 बजे अगर पढ़ाऊंगा तो 13वें नंबर का पॉइंट 13वें नंबर पे ही बोलूंगा। आप मेरी अगली क्लास में आएंगे तो आप मेरी अगली किसी बैच में आएंगे तो मेरे अगले किसी बैच में क्लोज्ड इकोनॉमी इसी साइड लिखा होगा और ओपन भी इसी साइड लिखा होगा। मतलब इतना कम से कम जीवन में मोर देन 7000 बैचेस पढ़ाए मैंने। आप लोग को क्या ही बताऊं, पूरे 2011 से 2018 तक 350 घंटे का पर मंथ का ट्रैक रिकॉर्ड था मेरा। YouTube पे जाके देखो, पता चल जाएगा दोस्तों। इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है मेरे पास टीचिंग का, राइट? मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। बता नहीं सकता उनके बारे, इसलिए बता नहीं रहा, बस जाके ढूंढ लो मिल जाएगा। समझ गए? भाई इतना अनुभव है पढ़ाने का, मतलब सोते सोते भी पढ़ाएंगे तो 10वें नंबर का पॉइंट 10वें नंबर पे आएगा। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो बेटा तुम्हारी गलती, दूध पियो बॉर्नवीटा डाल के। समझ गए? चलो कितनी बात समझ गए? पी नीचे लिखो, पी बराबर प्राइवेटाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। मतलब इतना तो तमीज रही, कहां से मास्टर उठा लाया, ये कौन सी बात हुई भाई? हाँ इतना अच्छा लिखने के लिए अच्छा, ठीक है दोस्तों, अरे ये मान लेते हैं ना, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट लिख लीजिए, पी प्राइवेटाइजेशन ब्रैकेट में निजीकरण। दिस इज द स्पेलिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। देखो निजीकरण का मतलब बहुत सिंपल है। क्या उदारीकरण का मतलब हमारे सभी स्टूडेंट समझ गए ना? निजीकरण का मतलब बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। सरकारी कंपनी है, बेल गेल सेल ओएनजीसी एनटीपीसी, अगर सरकार अपने सरकारी कंपनी के कुछ शेयर्स, नहीं सरकार अपनी सरकारी कंपनी को उठाकर प्राइवेट कंपनी में बेच दे, उसी को कहते हैं निजीकरण। बोलो समझ में आ गया? लिख लो। आज आपको पहले एक लाइन तो सुन लो। और अभी हमने देखा एयर इंडिया क्या सरकार के पास था, अब सरकार ने क्या करा, टाटा ग्रुप को बेच दिया। प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ निजीकरण, समझ गए? लिख लो, सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में बेचना, सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में बेचना, सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों में बेचना। क्या बात समझ गए? नेक्स्ट लिखो ग्लोबलाइजेशन, पहले इंग्लिश में लिखो ग्लोबलाइजेशन, फिर हिंदी में लिखो ब्रैकेट में वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। अच्छा एक बात और बताता हूं कि निजीकरण कब करती है सरकार? जब सरकार की कोई सरकारी कंपनी है और जब वो सरकारी कंपनी सरकार के लिए बर्डन बन गई, बोझ, जब वो लॉस में है और सरकार उसे ठीक ढंग से चलाने में असमर्थ है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास क्या बचेगा? बेच दो। बोलो जी यस, दिस इज द पॉइंट। नाउ वैश्वीकरण, जो होशियार बच्चे हैं वो थोड़ा दिमाग चलाएंगे और अपने आप समझ जाएंगे। वैश्वीकरण मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। अब आप कनेक्ट करो, क्या ये वाली लाइन समझ गए कि जब एलपीजी आया तो हमारे इंडिया की कंपनीज वर्ल्ड में जाने लगी और वर्ल्ड की कंपनीज इंडिया में आने लगी, तो क्या इंडिया क्लोज्ड से क्या बन गई? ओपन। बोलो समझ गए? लिख लो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को
भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अर्थात, और एक लाइन लिखो इसी में, अर्थात अधिक से अधिक देशों के साथ, अर्थात अधिक से अधिक देशों के साथ आयात एवं निर्यात करना, अधिक से अधिक देशों के साथ आयात एवं निर्यात करना। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। चलो यहां पे थोड़ा सा रुको, हो गया सबका? यहां पे थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुको और मुझे सुनो। कल से आज तक के सफर में हमने दो चीजें सीख ली कि एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। अगर आपको किसी के साथ चर्चा करनी है इन दो शब्दों पर, तो क्या आप आधा पौन घंटे चर्चा कर सकते? तो दोस्तों अगर आपको किसी के साथ चर्चा करनी है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है, तो आप बढ़िया तरीके से उसे समझा सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक विषय है लेकिन इकोनॉमी एक व्यवस्था है। बोलो यस। इकोनॉमिक्स लॉज, नियम कानून से संबंधी है और इकोनॉमी उन्हीं नियमों को किसी एक विशेष स्थान पर लागू कैसे होते हैं इसके अध्ययन से संबंधी है। बोलो जी यस ना। ध्यान से सुनेंगे। एक तो दोस्तों ये है इकोनॉमिक्स, देखना बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, क्योंकि चूंकि अभी तो टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ, अभी से ऐसे स्टूडेंट कहने लग रहे हैं कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो इनका आगे तो कबाड़ा खुल जाएगा, इसलिए मैं अभी मैं पर्सनल हिदायत दूंगा, बेटा तुम निकल जाओ क्लास से। तो इसलिए क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है यार, अभी तो हम एक दूसरे के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को आपके सामने थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी तो टॉपिक शुरू भी नहीं हुए। कम ऑन यस नॉट। दोस्तों जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत बड़ा है क्योंकि एक विषय है। अब दोस्तों इसी विषय के अंदर हमने पढ़ा क्या? इकोनॉमी। इसी विषय के अंदर हमने पढ़ा क्या? इकोनॉमी। अल्टीमेटली हमें ये समझ में आ गया कल से लेकर आज तक कि अच्छा जी भारत नंबर 1, अगर हम कल की बात करें पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित, तो हमें समझ में आया था कल कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरी बात अविकसित विकासशील और विकसित के अर्थ पॉइंट पे बात करें तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो भारत एक लोअर मिडिल इकोनॉमीज में आता है, निम्न मध्यम आय वाले देशों के समूह में। अगर हम बात करें दोस्तों ओपन और क्लोज्ड में तो भारत एक ओपन इकोनॉमी है। बड़ा दोस्तों कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट चल रहा है, यस नॉट। फाइनली हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारी इकोनॉमी कैसी है और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी होता क्या है। अब हम बात करेंगे पूरे के पूरे सेशंस में अपने इकोनॉमी के अंदर। बस दोस्तों हमें सिविल सर्विसेज, क्योंकि मैं हमेशा सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूं, ऐसे निकल जाता है सिविल सर्विसेज, हमें अपने बैचेस में मतलब आप लोगों को ऑनलाइन आप लोगों को हमें ये नहीं पढ़ाना इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक विषय है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं लेकिन कहां? जब मैं यूनिवर्सिटीज में था, जब मैं दोस्तों यूजीसी नेट के बच्चों को पढ़ाता हूं, जब मैं पीजीटी के एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं, जब मैं यूपीएससी या पहले बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के ऑप्शनल के लिए पढ़ाता हूं, वैकल्पिक विषय, वहां पर दोस्तों आता है इकोनॉमिक्स। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइक जनरल स्टडीज, द जीएस कोर्सेज, तो ध्यान से सुनना, यहां पर हमें जनरल स्टडीज की क्लासेस में, जीएस की क्लासेस में हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी होती है, हमें सिर्फ पढ़नी होती है इकोनॉमी। दैट्स इट। क्या पढ़नी होती है? इकोनॉमी, राइट। तो अब हम पूरे सेशंस में अगले 20-25 दिनों तक हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी। और इकोनॉमी में भी भारतीय इकोनॉमी, दैट्स इट, भारतीय अर्थव्यवस्था। बोलो जी यस। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप एक जब अधिकारी होंगे, किसी एक जगह पर होंगे तैनात, तो आपको उस जगह की व्यवस्था आनी चाहिए। इसलिए आपको क्या ही पता आप पॉलिटी क्यों पढ़ते हो दोस्तों? कॉम्पिटिटिव क्लासेस में, जीएस की क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया जाता, वो एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता। राजनीतिक विज्ञान आप लोगों को पढ़ाया जाता है, राज्य व्यवस्था। आप लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, आप लोगों को पढ़ाया जाता है इकोनॉमी, का मतलब है दोस्तों अर्थव्यवस्था।
क्योंकि आप ऑफिसर बनकर किसी ना किसी एक जगह पे तैनात होंगे और उस जगह की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अरे बोलो यस, दैट्स वेरी सिंपल। दोस्तों यहाँ से हमारे स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझने के प्रयास करने लग रहे होते हैं। और दोस्तों आप अपने दिमाग से आज बिल्कुल हल्के हो जाओ। क्या हाँ, कितना बढ़िया बात बताई सर ने कि इकोनॉमिक्स तो पढ़ना ही नहीं है, जिससे आप लोग डरते थे। हमें दोस्तों इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़नी, हमें तो इकोनॉमी पढ़नी है। दोस्तों आधा ज्यादा डर इसी सेंटेंस के बाद हमारे स्टूडेंट का गायब हो जाता है यदि वो शिद्दत के साथ सुनते हैं तो। दोस्तों जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं पढ़ाता हूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, मैं पढ़ाता हूं गेम थ्योरी, मैं पढ़ाता हूं दोस्तों आइसो क्वांट कर्व, मैं पढ़ाता हूं दोस्तों पता नहीं क्या क्या चीजें, तो हमारा बवाल मच जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऐसे तमाम सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें यहाँ टच भी नहीं करना, जो यहाँ आते ही नहीं है, जो यहाँ है ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जनरल स्टडीज, जीएस। जीएस का मतलब सामान्य अध्ययन। देखो सिलेबस में तो लिखा है, तुम लोग फालतू में डरते यार, क्योंकि तुम करोगे नहीं तो हमारा धंधा चलेगा नहीं, धंधा चलेगा नहीं तो कोचिंग बंद। अरे बोलो ये हम लोग ऐसे डरवा करते हैं, लेकिन जब आप कोचिंग में आ जाते हो, एडमिशन ले लेते हो, तब हम अपने पर्दे खोलते हैं। भैया डरना ही नहीं, पैसा देना नहीं था, बिना उसके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन चूंकि अब तुम फंसी गए तो बैठी रहोगे, हम क्या करें? बोलो यस, ऐसा ही है। तुम्हें पता नहीं है, मैं अपने बच्चों को कभी कोचिंग नहीं करवाऊं, क्योंकि दोस्तों जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपर में तो सामान्य अध्ययन, सामान्य चीजें आती हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। भाई डर के माहौल से तो धंधा चल रहा है हमारा, और हे प्रभु ऐसे लोग डरते हैं हमारा घर चलता रहे। यस, अभी हमारी बातें समझने के थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई विशिष्ट अध्ययन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो किताब खोलो, सामान्य अध्ययन आता, सिलेबस में लिखा कितना बड़ा बड़ा, लेकिन गधों को कौन समझाए? किताबों के ऊपर लिखा बड़ा बड़ा सामान्य अध्ययन। भाई सामान्य अध्ययन के लिए तो सामान्य दिमाग चाहिए, खत्म बात। आप पेपर में भी देख लो, ऐसी क्वेश्चन आते। कल आया बीपीएससी का रिजल्ट, 88 कट ऑफ गई। मतलब आप सोच लो यार, 150 में से जिनने 88 कर दी है वो मेंस लिखेंगे, और 3,72,000 में 14,261 लोग सिलेक्ट हुए, 61 या 62 ऐसे लोग सिलेक्ट हुए। लो जी, गधों की भी पराकाष्ठा हो सकती है, इन्हीं गधों से धंधा चल रहा हमारा। इससे क्या बताया यार, बताओ 3,72,000 बच्चों में से मात्र 14,500 बच्चे ऐसे थे जो 150 में से 88 सवाल कर पाए। और तो दोस्तों एससी एसटी की बात करें तो और कट ऑफ नीचे गई। इसका मतलब दोस्तों हमारे जेनजीज ही गधे हुए हैं, तो उसमें हम क्या करें? आप सब जेनजी हो, जनरेशन जेड। अरे बोलो यस, तो हमारा जेनजी ही गधा है तो हम क्या करें? धंधा तो ऐसे चलेगा ही। आप यार सोचिए, देखो कितनी शर्म की बात है दोस्तों, 150 में से 88-75 क्वेश्चन कर पा रहे हैं आप, वो भी सामान्य अध्ययन में। और अगर एग्जाम में तुमसे विशिष्ट अध्ययन पूछने लगे तब तो तुम्हारी ऐसी की तैसी रहेगी, 20-25 पे लग जाओगे। अरे बोलो यस, इसलिए आप डरना बिल्कुल बंद कर दो। कल भी मैंने समझाया था, किसी भी कंपटीशन में बस 50-60% में काम हो जाता है। अगर आप लोगों को मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को एक पॉइंट समझ में नहीं आया, कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो मेरा क्या सजेशन है आपके लिए कि आप उस पर लोड न लें, छोड़ दें उसे। क्योंकि दोस्तों मान लो 88 में से 87 जाएंगे तुम्हारे नंबर, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन कंपटीशन क्या कहता है कि जो पढ़ो उसे सुप्रीम लेवल का पढ़ो। मतलब जो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि अगर उससे सवाल आए तो सवाल की टांग तोड़ देंगे दोस्तों। बस आपका सिलेक्शन इसी पर निर्भर करता है। लेकिन इतनी बातें ना तो कोई मानता है और ना तो कोई बताता है, क्योंकि बताएगा भी तो किसी को समझ में नहीं आएगी, बुद्धि मोटी हो रखी है ना। इसलिए मैं अगर आपकी जगह होता हूं, तैयारी कर रहा होता और एग्जांपल केमिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती, देखो स्मार्टनेस कैसे कहते हैं, बस खत्म कर रहे हैं, आगे टॉपिक पे चलेंगे। और वो ये कि मैं केमिस्ट्री की किताब को फाड़ के आग लगा देता, समझते नहीं। देखो आधे ज्यादा गधे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा क्यों करता? गधा है क्या? क्योंकि दोस्तों जब समझ में आ ही नहीं रही, समझ पाऊंगा ही नहीं, तो टाइम बर्बाद क्यों करूं? क्योंकि 88 नंबर पे तो फोकस करना है। तुम्हारे ऐसे गधे 150 नंबर के पीछे पड़ रहे, इसलिए दोस्तों उनका कभी कुछ हो नहीं रहा। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपको 2 चैप्टर ऐसे हैं, घुस ही नहीं रहे, आओ तेल लगाओ उस पर मिट्टी का, मार दो दोस्तों, आराम दोस्तों, जला दो उसे। क्या बात समझ में आई? क्यों दोस्तों 88 नंबर ही तो लाने हैं, ज्यादा 90 लाने होंगे, नहीं समझ पाए। लेकिन दोस्तों इसका एक बात और है, जो आप पढ़ो, जो समझ में आए उसे ऐसा रगड़ दो कि उसके बाहर कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। क्या बात समझे? दिस इज द रिक्वायरमेंट वी वांट इन द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लेकिन इस बात को समझते समझते बच्चों को कई टाइम लग जाता है, और कुछ बच्चे आते हैं पहली क्लास में समझ जाते हैं और अपनी रणनीति बना लेते हैं। इसलिए क्या मैं बात समझ आई मेरी? बस बहुत सिंपल है, कंपटीशन निकालना बहुत सरल है। बस ये क्या है, एक गेम है, एक स्ट्रेटजी है। आपको यहाँ पर रणनीति बना के लड़ना होगा, आपको यहाँ पे मेहनत करके नहीं लड़ना होगा। कुछ बच्चे होते हैं 2-3 घंटे पढ़ते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, कुछ बच्चे 12 घंटे पढ़ रहे, नहीं हो रहा। चलो खैर, हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा विषय है ही नहीं। अब आगे चलो, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, अब आगे चलो। अब दोस्तों हम इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो इकोनॉमी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, क्योंकि यहीं से इकोनॉमी थोड़ी सी समझ में आएगी आपको। अगर हम बात करें कि जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो क्षेत्र है उसका वर्गीकरण भी मैंने अलग अलग स्टैंडर्ड पे किया है। वो कैसे किया है? सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों गतिविधियों के प्रकृति के आधार पर। क्या चाहिए आपको? मुझे बताओ। ओए क्या हो गया? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर। समझना प्लीज, बहुत प्यार से समझो यार। देखो हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर, ये हमारा पहला कदम है इकोनॉमी पढ़ने का। इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के क्षेत्र हैं, और क्षेत्र में भी मैंने अपनी क्लास के टॉपिक में बांटा, और मैं पढ़ाऊंगा कि क्षेत्रों में गतिविधियों के आधार पर, कि जो इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स हैं उनमें अगर हम देखेंगे गतिविधियों के आधार पर, दोस्तों 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, बोले तो प्राथमिक क्षेत्र है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, बोले तो द्वितीयक क्षेत्र है। और तीसरा टर्शरी सेक्टर, बोले तो तृतीयक क्षेत्र है। तो अगर हम बात करें, प्लीज ऑन द बोर्ड, अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था में गतिविधियों के आधार पर क्षेत्रों का वर्गीकरण, दोस्तों गतिविधियां 3 तरीके से होती हैं, या तो प्राथमिक क्षेत्र, या द्वितीयक क्षेत्र, या तृतीयक क्षेत्र। इसी तरीके से अगर मुझे यह डिस्कशन करना हो कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण या क्षेत्रों का वर्गीकरण, दोस्तों अगर मैं इस आधार पर करूं कि कार्य की शर्तों के आधार पर, या कार्य की परिस्थितियों, शर्तों या परिस्थितियों के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशंस,
कार्य की परिस्थितियों के आधार पर वर्किंग कंडीशंस। तो मैंने इकोनॉमी को दो भागों में बांटा है, इकोनॉमी के क्षेत्रों को, नॉट इकोनॉमी को, सॉरी, इकोनॉमी के क्षेत्रों को। एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोले तो संगठित क्षेत्र है, एवरीवन क्या संगठित क्षेत्र है, और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोले तो गैर संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र, गैर संगठित या असंगठित क्षेत्र। क्या होता है आगे हम सब सीखेंगे। तो दोस्तों इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ देखो बोर्ड की इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी के अंदर अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र में गतिविधियों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कार्य की शर्तें, कार्य की गतिविधियां या कार्य की परिस्थितियों के आधार पर संगठित और गैर संगठित। और अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ, दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो स्वामित्व के आधार पर इकोनॉमीज दो तरीके की है, इकोनॉमीज दो तरीके की है। पहली दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बोले तो सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बोले तो निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, अगर हम इकोनॉमी को बहुत शानदार तरीके से समझना चाहते हैं और इंट्रोडक्शन बेहतर से समझना चाहते हैं, तो आपको ये फ्लो चार्ट पूरे शिद्दत के साथ सुनना पड़ेगा, तब आप इकोनॉमी में थोड़ा स्वाद डेवलप कर पाओगे। सो दैट आपको, और जो इंट्रोडक्शन है उसका यूज मैं पूरे इकोनॉमिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में करता हूं। क्या बात समझे? तो जितनी भी बातें होंगी अलग अलग चैप्टर्स में तमाम बार इंट्रोडक्शन की चीजें आएंगी, और अगर आप किसी ने इंट्रोडक्शन को अच्छे से नहीं सुना तो हो सकता है उसे इकोनॉमी में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आप शुरू के 2-3 क्लासेस को अच्छी तरह सुनो। कम ऑन राइट नाउ। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? क्या इतनी बातें सबको समझ आई? तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो, वो हेडिंग लिखो, गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। और दोस्तों रुको रुको रुको, यहां पर और डाल देते हैं एक जॉइंट सेक्टर, अरे बोलो यस, दैट इज संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। और डाल देते हैं एक कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे हम लोग कहते हैं क्या, सहकारी क्षेत्र है। तो हमें इकोनॉमी और अच्छे समझ में जाएगी। चलो खैर, हम सबसे पहले बात करेंगे गतिविधियों के आधार पर। एवरीवन सब लिख लिया? लो 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 लिखो। हम सबसे पहले बात करेंगे गतिविधियों के आधार पर। गतिविधियों के आधार पर सबसे पहले नए पेज पे आइए और नए पेज पे लिखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्गीकरण या गतिविधियों के आधार पर। सिंपल ऐसे लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? प्राइमरी सेक्टर, दैट इज प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि एवं संबंधित गतिविधियों, गतिविधियां, बस दैट्स इट। प्रत्यक्ष रूप से जो भूमि या इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हो, इसे बोलते हैं कौन सा सेक्टर? प्राथमिक। सही है। अगर हम और अच्छी भाषा में बोलें कि हम ये भी कह सकते हैं जो दोस्तों अन्य क्षेत्रों को, जो अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल देता है, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल का मतलब कुछ और मत समझना, माल। दोस्तों जो अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल देता है, बोलो जी यस। तो कैसे, अभी पता चलेगा, आगे सुनते जाओ। अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी सेक्टर है, बहुत गौर से सुनना, जो प्राथमिक सेक्टर है इसमें इट इंक्लूड्स, हिंदी में लिख सकते हैं इसमें शामिल होता है, शामिल होता है। जो प्राथमिक सेक्टर है, या ये बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं इसके एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं बोलता हूं इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है सबसे पहले कृषि। क्या आप कृषि जानते हैं दोस्तों? पशुपालन जानते हैं? पशुपालन। दोस्तों क्या आप मत्स्य पालन जानते हैं? तो मत्स्य पालन, राइट। दोस्तों पशुपालन में आ गया डेयरी, क्या बताने की जरूरत है? क्या आप अपने आप समझ गए? डेयरी वगैरह, डेयरी उत्पाद, डेयरी वगैरह इसी से संबंधित है, डेयरिंग बोलते हैं, डेयरी, ठीक है। दोस्तों इसी में अगर हम बात करें, क्या आप वानिकी जानते हैं? वानिकी जो नहीं जानते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट्री, जैसे आप जंगल वगैरह लगाते हैं, वन वगैरह बनाते हैं, बोलो जी यस, दैट इज कॉल्ड। एक तो ये हिस्सा है, सारे लोग देखना। और दोस्तों इसमें दूसरा हिस्सा है, इसे बोलते हैं माइनिंग एंड क्योरिंग। माइनिंग एंड क्योरिंग हिंदी में कहते हैं खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन। दोस्तों खनन तो सबको समझ में आता है, उत्खनन मैं बता देता हूं एक ही लाइन में, ध्यान सुनेंगे। अगर हम जमीन के अंदर से कुछ निकालें, दैट इज कॉल्ड खनन, एवरीवन दैट इज कॉल्ड। और हम जमीन के ऊपर से कुछ बटोरें, दिस इज उत्खनन। जैसे हम बालू वगैरह भरते हैं नदी के आसपास से, तो उसे बोलते हैं उत्खनन। जमीन के अंदर से हम कोल, जमीन के अंदर से हम कच्चा तेल निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड खनन। दोस्तों ये सारी चीजें किसके अंदर शामिल होती हैं? प्राइमरी सेक्टर के। क्या बात समझी? अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, तो जो लोग दोस्तों, जो लोग इसमें कार्य करते हैं, इन लोगों को हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। जो लोग हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, इन्हें हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। एवरीवन क्या कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर्स। पूजा सिंह कोई है क्या? पूजा सिंह, इनको जानती हैं आप? यही है क्या? ठीक है। तो दोस्तों रेड कॉलर वर्कर्स, तो इसे हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। बोलो समझ में आ गया? नाउ थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हाँ सहेली है, तो देखा भारत मिलाप यहीं पर हो गया इन लोगों का। तो दोस्तों भावनाएं हैं, भावनाएं। तो रेड कॉलर वर्कर्स, क्या बात समझ में आई? चलो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी सेक्टर। प्लीज ध्यान सुनना। जैसे ये वाला पॉइंट थोड़ी देर में समझ में आएगा, कच्चे माल वाला, लेकिन बाकी चीजें तो समझ में आ गई। क्या बताइए? पहली लाइन, प्रत्यक्ष रूप से भूमि एवं संबंधित गतिविधियों से ये सारी चीजें संबंधित है नहीं, इसलिए इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। आगे चलते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र है। अगर हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र, दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र का मतलब है एक ऐसा सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल
लेता है और उसे अंतिम में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ये लो दोस्तों, जैसे मैंने एग्रीकल्चर से, कृषि से दोस्तों मैंने वीट लिए और इन वीट को ब्रेड्स या बिस्किट्स में बदला। क्या लाइन समझ में आ गई? कच्चा माल अंतिम वस्तु, तो जो कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तित करता है तो इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। मेरे प्यारे साथियों, इसे औद्योगिक, औद्योगिक या बस औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तो दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र की, तो इट इंक्लूड्स, आखिर इसमें क्या क्या शामिल होता है? शामिल होता है दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र को सरकार ने 3 भागों में बांटा है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर 3 वर्गीकरण है। पहला निर्माण, दूसरा विनिर्माण और तीसरा वाटर, जल, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। राइट, जल हो गया, बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। दोस्तों हमने सेकेंडरी सेक्टर को इन 3 भागों में बांटा है, निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस, जल एवं अन्य उपयोगी सेवाएं। बहुत अच्छी तरह समझेंगे। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, जिनने पहले सुन रखा है उनको छोड़ दें, तो जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनमें से 80% से ज्यादा लोग यही नहीं जानते हैं कि निर्माण और विनिर्माण क्या होता। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, यही तो जानने आए हैं, इसी का तो हम पैसा लेते हैं, बीबी के लिए शॉपिंग करवाते हैं। कौन ऐसा नॉट, नहीं समझे क्या? ऐसे आते रहे, ऐसे चलता रहे, और क्या ही चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, निर्माण और विनिर्माण क्या होता है इसे मैं बहुत आसानी से बताऊंगा। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिख दूं तो आधी से ज्यादा समस्या तो वहीं सॉर्टेड है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, लो आधी ज्यादा समस्या यहीं खत्म। जिसकी अभी भी नहीं हुई उसकी मैं कर दूंगा। ध्यान समझना, व्हाट इज निर्माण? निर्माण, निर्माण का मतलब है ये जो बिल्डिंग बनी, ये क्या है? सड़क बनी, पावर प्लांट बना, बंदरगाह बना, एयरपोर्ट बना, दिस इज निर्माण। बोलो समझ गए? व्हाट इज विनिर्माण? विनिर्माण का मतलब है दोस्तों ये इसी से ये इस वाले से विनिर्माण का मतलब ये दोस्तों, जब आप कच्चा माल लें और अंतिम वस्तु में बदल दें, दैट इज कॉल्ड विनिर्माण। मतलब दोस्तों ये शर्ट बनी, कच्चा माल आया, अंतिम वस्तु बनी, ये पंखा बना। पूरे क्लासरूम में, क्लास के बाहर आप जितनी भी चीजें देखते हैं, ये सब कहां उत्पादन हुआ? बोलो क्लियर है? इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या ये दोनों लाइनें क्लियर हो गई? नाउ दिस इज कॉल्ड निर्माण और विनिर्माण। बोलो समझ में आया? दोस्तों ये कैमरा बना, दिस इज क्या? निर्माण या विनिर्माण? ये टीवी बनी, निर्माण या विनिर्माण? दैट्स इट। कई बार मेरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर चलो ये तो समझ गए, जल, बिजली, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, ये यहाँ क्या कर रहा? तो दोस्तों आप मुझे बताएं, मैंने क्या करा? नदियों से पानी लिया और वहां से पानी लेकर एक टरबाइन लगाई और इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो बताओ, नदी का पानी कच्चा माल था, प्राकृतिक चीज थी, और उससे हमने बिजली बनाई, तो क्या उत्पादन हुआ? इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में। बोलो समझ गए कि हमने जमीन के अंदर से कच्चा तेल, जमीन के अंदर से कोल निकाला और उसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, दिस इज कॉल्ड बिजली। बोलो क्लियर है? भाई सरकार क्या करती है? नदियों का पानी यूज करती है और नदियों के पानी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से लाकर घर में जल आपूर्ति देती है हमें। घर में जो पीने का पानी आता है, बोलो यस, उसे रिफाइन करती है। तो मतलब कच्चे माल को अंतिम वस्तु जैसे समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए अंतिम वस्तु का मतलब उपयोग, उपभोग योग्य, उपभोग योग्य फॉर द कंजम्पशन पर्पस। मतलब कोई भी वस्तु जो उपभोग के लिए तैयार है उसे कहते हैं अंतिम वस्तु। क्या बताओ दोस्तों, क्या समझ में आ गया? एंड जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, इन लोगों को हम ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स। देखो दोस्तों, ऐसे कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन आपके याद रखने के लिए, जीवन भर आप याद रखें, इसलिए मैंने एक स्टाइल बनाया, एक तरीका बनाया है, वो देखना। हम यहाँ रेड कॉलर वर्कर्स क्यों कहते हैं? वैसे तो आपको याद ही करना है, लेकिन मेरे स्टाइल से याद करेंगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा। इसमें एग्रीकल्चर वगैरह शामिल है। और अभी मैं आपको सवेरे सवेरे खेत में छोड़ दूं और शाम को दोस्तों आप लोग आए तो मुंह कैसा हो जाएगा? बस हो गया, हो गया। और दोस्तों आप बताइए, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है प्रोडक्शन। एवरीवन, क्या हो रहा है? तो प्रोडक्शन हो रहा है तो फ्यूल बर्न होगा, ईंधन जलेगा। तो जब आपके घर में ईंधन जलता है तो फ्लेम कैसा निकलता है? ब्लू कॉलर वर्कर्स। बोलो याद रहेगा? दैट्स इट। चलो ना हम बात करते हैं द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों तृतीयक क्षेत्र जो है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसे सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। दोस्तों जो भी सेवाएं हैं, वो इसी सेक्टर से संबंधी है। बोलो क्लियर है? अच्छा हाँ, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे लटका था, इस पॉइंट को देखो, अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल देता है। क्या ये वाला पॉइंट यहाँ समझ में आ गया? नहीं आया? दोस्तों अगर मुझे ब्रेड बनानी है, कच्चा माल वीट लूंगा कि नहीं, वो पॉइंट भी समझ गया। चलो यहाँ जाओ। हाँ बताया तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो टर्शरी सेक्टर है, जो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र को हम सिंपल सर्विस सेक्टर कहते हैं। आगे कुछ बताने से पहले डायरेक्टली बताते हैं, इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है, इट इंक्लूड्स, शामिल होता है, शामिल होता है। अगर हम बात करें तो इसमें हम शामिल करते हैं क्या क्या? नंबर 1 ट्रेड, व्यापार, ट्रेड, व्यापार। अब दोस्तों इसमें हम शामिल करते हैं क्या? ट्रेड हो गया, व्यापार हो गया, होटल, क्या? होटल, इसे लिखते हैं होटल,
इसमें हम शामिल करते हैं परिवहन, परिवहन ट्रांसपोर्ट। इसमें हम शामिल करते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बोले तो दूर संचार, दूर संचार। एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण, प्रसारण संबंधी सेवाएं, प्रसारण संबंधी सेवाएं। दोस्तों मैंने एक तो हिस्सा ये बनाया सर्विस सेक्टर का, दूसरे हिस्से में मैं कहता हूं वित्तीय सेवाएं, जो बैंक वगैरह आपको दे रही है, बोलो दे रही है वित्तीय सेवाएं। मैं कहता हूं रियल एस्टेट, रियल एस्टेट जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं सब बता दूंगा, रियल एस्टेट नहीं जानते मैं सब सिखाऊंगा, राइट। एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, पेशेवर सेवाएं, सब सिखाएंगे, होल्ड रखो। और तीसरा दोस्तों मैंने बांटा है डिफेंस, रक्षा, बोलो क्लियर, डिफेंस हो गया, रक्षा हो गया, मैंने बांटा है एवं अन्य सेवाएं, अन्य सेवाएं। ये लो दोस्तों ध्यान सुनते जाइए एक एक करके। देखो व्यापार एक नया वर्ड लिखा है, आपको लगता है कि आपको आता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं आता है। मैं आपको दो चीजें सिखाता हूं, बहुत बढ़िया सुनना, और आपको इकोनॉमी में धीरे धीरे आनंद आएगा। देखो सिखाते हैं आपको, आपको व्यापार का मतलब ही नहीं पता, जो आप सोचते हो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं लगा व्यापार मतलब बिजनेस, मुझे पता है दोस्तों, आम लोग तो यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों दो चीजें होती हैं, सीख लो, एक होता है प्रोडक्शन और एक होता है ट्रेड। एवरीवन बाद में लिख लेना, सीख लो, ज्यादा ध्यान, ज्यादा काम आएगा। ये फाइल तो मिलेगी, जो छूट रहा है वो घर पे पूरा हो जाएगा, इसलिए लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दो, समझने से काम बनता है। नाउ दोस्तों एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है ट्रेड, एक होता है उत्पादन, एक होता है व्यापार, समझना। दोस्तों मैं इस शर्ट को बनाता हूं, मेरी कंपनी है शर्ट बनाने की, तो मैं करता हूं प्रोडक्शन। क्या करता हूं, अब मेरी कंपनी में बहुत सारे शॉप वाले आते हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कॉर्नर से, और वो मेरे से शर्ट खरीद के ले जाते हैं, अपने शोरूम में लगाते हैं और फिर वहां बेचते हैं। इसे कहते हैं व्यापार। तुम जो व्यापार सोचते हो वो व्यापार होता ही नहीं। तुम सोचते बिजनेस कर रहे, दुकान खोल के बैठे, तुम्हें लगा व्यापार चल रहा, तुम्हें लगा शर्ट बनाई, तुमको व्यापार कर रहे हैं ना। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हैं, बस लास्ट बार बताएंगे, खत्म करेंगे, कि बिजनेस के दो मॉडल हैं, या तो प्रोडक्शन करो या ट्रेडिंग करो, प्रोडक्शन करो या ट्रेडिंग। प्रोडक्शन का मतलब एसी को बनाना, और जो लॉयड कंपनी है ये, या जो एलजी कंपनी है, या सैमसंग की टीवी है दोस्तों, या सोनी का कैमरा है, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। इज इट ऑलराइट? अब मैंने एक पटना में शोरूम खोला, मैंने एलजी का ये उठाया, सैमसंग का ये उठाया, लॉयड का एसी उठाया और शोरूम में रखा, मैंने खरीदा और कस्टमर को बेच रहा हूं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्यापार। बोलो समझ गए? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो उत्पादन है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इज अ पार्ट ऑफ उत्पादन किसका हिस्सा है, और व्यापार किसका हिस्सा है? बोलो जय हो। बस ईमानदारी से बताओ, आनंद आया कि नहीं, कुछ समझ में आया कि नहीं? अभी तक इतनी ज्यादा चीजें ट्रांसपेरेंटली क्लियर थी नहीं, अभी समझ में नहीं आता था, सब कुछ तो आता था, लेकिन हमें ट्रांसपेरेंटली क्लियर करना है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ, शीशे की तरह साफ। कम ऑन यस नॉट? बाकी सब आपको आता है, होटल आप जानते हो, कई बार जाते भी होगे दोस्तों। देन ट्रांसपोर्ट आपको पता है, बाकी आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, दूर संचार आप जानते हैं, पापा मम्मी से बात करते हैं, रात में किसी और से भी बात करते होंगे दोस्तों। एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण संबंधी सेवाएं, जो न्यूज चैनल, जो टीवी चैनल्स आते हैं, रेडियो आता है, ये सब सेवाएं हैं। बोलो समझ गए? यहाँ पर आपको वित्तीय सेवाएं, बैंक, बीमा, ये सब चीजें, शेयर बाजार, बोलो यस। देन रियल एस्टेट, ये जो जिन बच्चों को नहीं पता वो मुझसे सुन ले। रियल एस्टेट का मतलब है सिर्फ जमीनों को खरीदना और जमीनों को बेचना, बस उसे बोलते हैं रियल एस्टेट। नहीं समझेगा? जमीनें, बड़े बड़े घर, फ्लैट खरीदना और बेचना, इसको रियल एस्टेट। और पेशेवर सेवाएं, जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूं, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये सब इसमें आते हैं पेशेवर सेवाएं। बोलो जी क्लियर? रक्षा आप जानते हो, और अन्य सेवाएं, इसे हम बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग तृतीयक क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों को मैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहता हूं। एवरीवन क्या कहता हूं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स। तो जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें हम व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। जैसे दोस्तों रटना नहीं है, बस याद रखना है कि वकील की शर्ट कैसी होती है, सर्विस देता है, डॉक्टर सर्विस देता है, डॉक्टर का कोट कैसा होता है, दैट्स कॉल्ड व्हाइट कॉलर वर्कर्स। बोलो समझ में? कह सकते हैं स्वर्ण पोशाकधारी या स्वर्ण कॉलरधारी, इसे बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। ना अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, हमने क्या किया, तृतीयक क्षेत्र को, टर्शरी सेक्टर को हमने फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने इसे दो भागों में और बांट दिया। टर्शरी सेक्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे दो सेक्टर में और वर्गीकृत किया है। एक होता है क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर दैट इज चतुर्धातुक, चतुर्धातुक, यहां पे लगेगा क्या, चतुर्धातुक, जो भी हो ठीक है, चतुर्धातुक क्षेत्र। एंड द नेक्स्ट इज क्यूनेरी सेक्टर, दैट इज, या तो आप ऐसे कह दो क्यूनरी, या आप ऐसे कह दो पंचक क्षेत्र है। तो मेरे प्यारे साथियों, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्शरी सेक्टर, मतलब तृतीय क्षेत्र को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम तृतीय क्षेत्र को दो भागों में बांटते हैं, एक चौथा और एक पांचवा। तो इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 3 क्षेत्र नहीं होते, इकोनॉमी के अंदर 5 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक कृषि एंड ऑल, द्वितीयक उत्पादन से संबंधित, और तृतीयक सेवा से संबंधित, और चौथा और पांचवा। चाहे आप ऐसे कह लो, चाहे आप कह लो तीसरे सेक्टर को हमने दो भागों में बांटा है, एक फोर्थ और एक फिफ्थ। बस मैं एक एक लाइन में बताऊंगा, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मतलब तृतीय क्षेत्र को ही हमने चौथे और पांचवें क्षेत्र में बांट दिया। दोस्तों ये चतुर्धातुक क्या है, बस एक लाइन में याद रखना है, इसे हम ज्ञान आधारित क्षेत्र कहते हैं। बस इट इज अ नॉलेज बेस्ड सेक्टर, मतलब तृतीय क्षेत्र का वो हिस्सा जो नॉलेज से संबंधी है। जैसे जैसे इसके एग्जांपल, टीचर्स, डॉक्टर्स, अरे बोलो यस दोस्तों, लॉयर्स, क्या इन्हें नॉलेज चाहिए? अरे बोलो भाई। जैसे नर्सेस, क्या इन्हें ज्ञान चाहिए? भाई नर्स को ज्ञान नहीं होगा तो पता पड़े किसी और जगह इंजेक्शन फूक दिया, अरे बोलो यस नॉट। जैसे मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा सीए जो मेरा टैक्स वगैरह फाइल करता है, बोलो यस, क्या उसे नॉलेज चाहिए? जैसे लैब टेक्नीशियंस, जो लैब में टेक्नीशियंस होते हैं, क्या बताइए इन्हें नॉलेज चाहिए? ये सब आते हैं चौथे क्षेत्र में। बोलो क्लियर है? एंड दोस्तों व्हाट इज फिफ्थ सेक्टर? बस एक लाइन, व्हाट इज फिफ्थ सेक्टर? बस एक लाइन। फिफ्थ सेक्टर का मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो इंजीनियर्स, और लिख लो इंजीनियर्स, अरे बोलो यस।
नाउ व्हाट इज फिफ्थ सेक्टर? दोस्तों इस क्षेत्र में वो लोग शामिल होते हैं उच्च निर्णय लेने वाले। बात खत्म, पैसा हजम। दोस्तों इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कौन सा है? पांचवा। सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? पांचवा। मतलब एक ऐसा सेक्टर जहां पे हाईएस्ट डिसीजन टेकर्स होते हैं। जहां पे कौन होते हैं? हाईएस्ट डिसीजन टेकर, उच्च निर्णय लेने वाले लोग। उच्च निर्णय लेने वाले लोग, हाईएस्ट डिसीजन टेकर्स। दैट मींस व्हाट? दोस्तों जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे एमपीज एंड एमएलएस, आज घोषणा हो गई बिहार में, बोलो जी यस, एमपीज और एमएलए। जैसे दोस्तों आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर्स, आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर्स। जैसे अगर मैं बात करूं कंपनी के एमडी एंड सीईओ, जैसे मैं बात करूं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये सब लोग किस में आते हैं? पंचक क्षेत्र में आते हैं। बोलो समझ में आया? एंड द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो इन्हें हम लोग गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। और इन्हें हम लोग जो यहां काम करते हैं, इन्हें हम सिंपली व्हाइट कॉलर ही कहते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स, क्योंकि तृतीय क्षेत्र की तो पार्ट है। दोस्तों ये लोग गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर्ण पोषक धारी या स्वर्ण कॉलर धारी। बोलो समझ में आया? गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ईमानदारी से बताएं, क्या इतनी बात हमारे सभी विद्यार्थियों को समझ में आई या नहीं आई? पक्का आई? मौज आ गया पूरा? ना अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर मैं लिखूंगा सेक्टर्स, बोले तो क्षेत्र। यहां पे लिखूंगा जीडीपी में योगदान, यहां पर मैं लिखूंगा समृद्धि दर, ग्रोथ रेट, और यहां पर मैं लिखूंगा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। आओ पूरी इकोनॉमी को आज समझाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, अगर हम बात करें, दिस इज द सेक्टर्स की बात करेंगे, यहां पे जीडीपी में योगदान की बात करेंगे, एंड दोस्तों यहां पर ग्रोथ रेट की बात करेंगे, और वहां पे एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों अगर हम बात करें, लुक एट द बोर्ड एवरीवन। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र, एंड नंबर 3 तृतीयक क्षेत्र। मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, नॉट मेरे अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, आर्थिक 2024-25 के अनुसार हमारे हिंदुस्तान में जो प्राइमरी सेक्टर है, जीडीपी में मैंने एक लाइन में बताया था आपको, एक देश में एक वर्ष में कुल उत्पादन। अच्छा मैंने बताया नहीं, सुनो दोस्तों, व्हाट इज जीडीपी? बहुत अच्छी तरह हम आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। अभी हमारा जीडीपी का मुद्दा नहीं है, लेकिन आपने 100 बार, हजारों बार, लाखों बार जीडीपी 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 सुना है या नहीं? तो अगर मुझे बताना हो व्हाट द जीडीपी इज, तो मैं कहूंगा जीडीपी का मतलब है, जीडीपी का मतलब है एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन, इसे बोलते हैं जीडीपी। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? पक्का समझ गए? फिर से बोले व्हाट इज जीडीपी? एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन, उसे बोलते हैं जीडीपी। तो हमारे देश की जीडीपी में, जैसे आप लोग अभी पढ़ोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा कि हमारे देश की जीडीपी $4.19 ट्रिलियन की है। आपने सुना होगा मोदी जी चाहते हैं 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनानी। दोस्तों वर्तमान में जीडीपी कितने डॉलर की है? 4.19। दोस्तों अगर हम बात करें, दोस्तों भारत के प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी का योगदान जो है, जो जीडीपी है, इसका योगदान लगभग, पहले हम यहां शुरू करें कि लाइक तृतीय क्षेत्र का योगदान 55.7% है। बोलो क्लियर? मतलब एक देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? और एक मिनट रुकिएगा, और आपको यह भी याद रखना है कि जब भारत आजाद हुआ था, एवरीवन क्या हुआ था? आजाद। तो एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस हमारे देश की इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, जो सबसे ज्यादा योगदान था, वो किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का था। ये बात दिमाग में लोड कर लो, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि पेपर में पूछा जाएगा 110% कि आजादी के समय सबसे ज्यादा योगदान किसका था? प्राथमिक। और वर्तमान में किसका है? द्वितीय। दोस्तों यहाँ पर 28 दशमलव नहीं, यहाँ पे हम करेंगे 3, 55.3%, और यहाँ पर हम बात करें तो 28.7%, और यहाँ पर 16%। जोड़ो इसको, 100 हुआ है नहीं? जोड़ो, 100 हुआ है नहीं? 100 हुआ है नहीं? हो गया? हो गया? हो गया? दोस्तों हमारे देश में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जल्दी बताओ कितने प्रतिशत है? सही है? द्वितीय क्षेत्र का और तृतीय क्षेत्र का, इन तीनों क्षेत्र के जीडीपी का योगदान आपके सामने डायरेक्टली एग्जाम में लिखा होगा। बोलो समझ गए? तीसरा दोस्तों, दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट वर्तमान में यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, ये है 2024 और 25, ये भी है 2024 और 25। समझना, जैसे अगर आप अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो तो हमारे देश के प्राथमिक क्षेत्र का ग्रोथ रेट आया है 3.8%। मतलब ध्यान से समझना कि हमारे देश के प्राथमिक क्षेत्र ने 3.8% अधिक उत्पादन किया, इसे बोलते हैं ग्रोथ रेट। नहीं समझे? अगर आप मुझे 10 सेकंड ध्यान से सुनोगे आगे, तो मैं 3.8% को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ये जो होता है, ये एक्चुअली वार्षिक समृद्धि दर होता है। क्या होता है? मतलब हमारे देश में एग्रीकल्चर में 2023-24 में उत्पादन हुआ होगा, 24-25 में भी हुआ, तो 23-24 से 24-25 में इतना ज्यादा हुआ, इसी को बोलते हैं ग्रोथ रेट। बोलो जय हो। आप लोग पता नहीं कितने समय पे सोचते थे ग्रोथ रेट पता नहीं क्या है। लो जी इतना सिंपल है, बोलो समझे? कि मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल जो अधिक उत्पादन हुआ है वो कितना? 3.8%। और अगर बात करें सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट है 6.2%, और टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ रेट है 7.2%। सो दिस इज द ग्रोथ रेट इन आवर कंट्री। जो द्वितीय क्षेत्र है वो कितना ग्रोथ दिखा रहा है, और तृतीय क्षेत्र, यहाँ पर दो बातें हमें एक साथ सीखने को मिल गई। पहली बात नहीं, दो बातें एक साथ, दो बातें एक साथ, और वो बातें एक साथ ये कि तृतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान भी देता है और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भी है। नहीं समझे? क्या बढ़िया समझ गए? और अगर हम बात करें, दिस इज 42, दिस इज 25 और दिस इज 33। क्या नहीं समझे? लो जी, अरे रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में पूरे देश में जितने लोग काम करते हैं उसका कितने प्रतिशत? तृतीय, दूसरे द्वितीयक में, और तृतीयक में 33। मतलब दोस्तों अगर आप इससे थोड़ा इकोनॉमी को और अच्छी तरह जानना चाहो तो आपको ये भी समझ में जाएगा कि भारतीय इकोनॉमी पिछड़ी क्यों है। और थोड़ा फोकस करो, लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द क्लास, बात खत्म। और वो ये कि हमारे देश की इकोनॉमी में लगभग आधे लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं।
बोलो जी यस। और जीडीपी में योगदान सबसे कम है, तो बताओ समस्या आएगी या नहीं? काम कर रहे हैं आधे लोग और योगदान दे रहे हैं 16% का, इसका मतलब बाकी के लोग तो बर्बाद रहेंगे। इसलिए गरीबी, आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय विषमता, पिछड़ापन, ये सब इसी के कारण है। बाकी की बातें कल करेंगे। तो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, हमने बात करी, एक मिनट सारे लोग बोल पाइए, हमने बात करी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, बोलो यस। तो हमने ये पढ़ा, कल हम ये और ये पढ़ेंगे, बोलो जी यस। और सिकंदर साहब यहाँ से ऊपर मिटा दीजिएगा सारा, यहाँ से पेज नंबर 14 से अपलोड करिएगा, राइट, क्योंकि 13 तक कल था, है ना, तो हमने 14 से पढ़ा है। चलो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन। आनंद आया? बात करते हैं, कल की क्लास में हम ये बात कर रहे थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्षेत्र की बात कर रहे थे, द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। कुछ बताओ। बस गरीबी का अधिक स्तर नहीं, इसमें इसमें गरीबी के स्तर में कमी कमी, और यहाँ पे कम गरीबी, या गरीबी है ही नहीं, लेस पॉवर्टी। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, हाँ बस कॉमन कॉमन सेंस। दोस्तों हमने लास्ट क्लास में बात करी कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, इसको हम अलग अलग स्टैंडर्ड पे समझते हैं। यहाँ पर हम अगर इकोनॉमी को जानना चाहते हैं तो हमने देखा कि गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने हैं। एक है प्राथमिक, एक है द्वितीयक और एक है तृतीयक। 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। इसी तरीके से दोस्तों क्या हमने इसके बारे में अच्छा ज्ञान मिल गया? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सबको अच्छी तरह समझ में आ गया। हम बात करेंगे कार्य की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार। बोलो क्लियर? तो आप नेक्स्ट पॉइंट अलग से लिख सकते हैं, कार्य की परिस्थितियों। और हाँ, ये लास्ट वाली लाइन समझ में आ गई थी सबको? चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है कार्य की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। कार्य की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। द टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस, कार्य की परिस्थितियों के आधार पर, कि जहां पर आप लोग कार्य करते हैं वहां पर क्या क्या कंडीशंस हैं, इनके आधार पर जो इकोनॉमीज हैं वो 2 प्रकार, इकोनॉमी में जो क्षेत्र हैं वो 2 प्रकार के। क्या क्या? एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र, और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, गैर संगठित क्षेत्र। एक संगठित क्षेत्र और एक गैर संगठित क्षेत्र। अगर हम बात करें दोस्तों ये संगठित और गैर संगठित क्षेत्रों में, संगठित और गैर संगठित क्षेत्रों में, तो दोस्तों नंबर 1, एक ऐसा क्षेत्र, या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र सबको समझ में आए? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सरकार के नियमों का अनुपालन किया जाता है, संगठित, नहीं किया जाता है, असंगठित। बताओ समझ गए? मतलब यदि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सरकार के नियमों का अनुपालन हो रहा है तो वो कौन सा क्षेत्र है? संगठित। जहां पर सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं उनका अनुपालन नहीं हो रहा है तो वो क्या है? असंगठित। बोलो समझ में आया? एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नौकरी की सुरक्षा हो, जहां पर नौकरी की सुरक्षा हो। यदि किसी क्षेत्र में जहां पे आप काम करते हैं, यहाँ देखो कार्य करने की परिस्थितियां समझना। ऐसे मैं यहाँ काम करता हूँ केजीएस में, सिकंदर साहब केजीएस में काम करते हैं, कोई बंदा बाहर गोलगप्पे की रेडी पे काम करता है, कोई बंदा मैकडोनल्ड के अंदर काम करता है, कोई बंदा किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करता है। कल आप लोग जब जाएंगे तो आप सरकार के अंडर में काम करेंगे। बोलो जी यस। तो मेरे प्यारे साथियों, जहां पर नौकरी की सुरक्षा, आपकी जॉब सिक्योर्ड है, उसे कहते हैं संगठित, और जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं है वो असंगठित। समझ में आ गया? जहां पर आपको दोस्तों नियमित का मतलब होता है रेगुलर, नियमित एवं फिक्स्ड। नियमित मतलब रेगुलर और निश्चित। जहां आपको नियमित और निश्चित लाइक वेतन मिलती है, जहां पे आपको नियमित मतलब हर महीने निश्चित एक पर्टिकुलर अमाउंट में वेतन मिलती है, वो संगठित। जहां नहीं मिलती है वो राइट। जहां पे आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स मतलब ये अपने आप समझ गए कि आप इतने बजे आएंगे और इतने बजे जाएंगे। निश्चित फिक्स्ड वर्किंग आवर्स जहां होते हैं वो नहीं होते हैं तो असंगठित। दोस्तों जहां पर आप लोगों के को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अब मुद्दे की बात यह कि गुरुजी ये सामाजिक सुरक्षा के लाभ क्या होते हैं? सामाजिक सुरक्षा के लाभ, सामाजिक सुरक्षा के लाभ, जहां पे आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सामाजिक सुरक्षा के लाभ का मतलब है जैसे रिटायरमेंट पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन बोलते हैं हिंदी में, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा दोस्तों आदि। जहां पर ये सब चीजों की सुविधाएं होती हैं दैट इज कॉल्ड संगठित, और जहां नहीं होती है वहां असंगठित। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए कि संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है। इज इट ऑल राइट? इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो हो गया कि संगठित क्षेत्र और गैर संगठित क्षेत्र की कंडीशंस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आरबीआई नहीं, भारत सरकार के नियम अनुसार, भारत सरकार के एक जनरल फिनोमिना आपको बताते हैं, बिल्कुल जनरल फिनोमिना, कि यदि किसी संस्थान में, यदि किसी 20 से ज्यादा लोग कार्य करते हैं, यहां पे लिखना है मोर देन 20 पीपल आर वर्किंग, 20 से ज्यादा लोग कार्य करते हैं उसे कहते हैं संगठित। और जिस क्षेत्र में, जिस कंपनी में अगर 20 से कम लोग, लेस देन 20 पर्सन
दैट इज कॉल्ड असंगठित। बोलो जय हो। क्या कॉन्सेप्ट समझ गए? तो यदि किसी कंपनी में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो क्या है? संगठित। और 20 से कम है तो गैर संगठित। और बाकी संगठित और गैर संगठित किसे कहते हैं? समझ में आ गया? तो जहां पर नौकरी की सुरक्षा हो, नियमित वेतन हो, है कि नहीं, यहाँ पे आपको छुट्टियां वगैरह मिले, जहां पे आपको सामाजिक सुरक्षा मिले, इनको बोलते हैं संगठित और गैर संगठित क्षेत्र। अब दोस्तों कौन सा? तो केजीएस भी हमारा संगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र है हमारा बाय डिफॉल्ट ना। दोस्तों हम अपने क्लास में डिस्कशन कर रहे थे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार। हमने सबसे पहले बात करी कौन सा क्षेत्र? फिर हमने बात किया किसके आधार पर? गतिविधियों के आधार पर कि हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अभी हमने बात करी किसके आधार पर? सही है। अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो नेक्स्ट लिखिए, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के प्रकार। दोस्तों स्वामित्व के आधार पर एक हमने कहा पब्लिक सेक्टर। एवरीवन क्या कहा? हिंदी में बोलो। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। बस एक ही लाइन में, जिस कंपनी में मोर देन 51% जो शेयर्स हैं वह सरकार के पास। बताइए, हाथ ऊपर करिए, समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया? और दोस्तों हमने पब्लिक सेक्टर्स को अपने देश में जो डिवाइड किया वो हमने किया है लाइक महारत्ना, क्या बोलते हैं हम? महारत्ना। क्या बोलते हैं? नवरत्ना। और क्या बोलते हैं? मिनी रत्ना, मिनी रत्ना। यस और नॉट? दोस्तों इस समय भारत में कितनी इन्हीं को बोलते हैं? पीएसयूज या सीपीएसईज। क्या बोलते हैं? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। दोस्तों यह मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, दैट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनको बोलते हैं एक्चुअली, एक कैटेगरी है सीपीएसईज। आप फुल फॉर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, मतलब सरकार की, केंद्र सरकार की कंपनियां, इनको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बोलो क्लियर? तो जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, केंद्र सरकार की जो कंपनीज हैं, वो दोस्तों तीन भागों में बटी हैं, या तो महारत्ना, या नवरत्ना, या मिनी रत्ना। इस समय भारत में महारत्ना कितनी है? 14। और आखिरी महारत्ना स्टेटस किसको मिला? एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और इस समय कितनी नवरत्ना है? 26। और इस समय कितनी मिनी रत्ना है? 65। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे देश में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम ऐसे बोलते हैं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम। बोलो क्लियर ना? तो जो सरकारी कंपनीज हैं तो इन्हें हम सीपीएसईज के नाम से वर्गीकृत करते हैं, और दैट्स इट। तो दोस्तों ये हो गया पब्लिक सेक्टर। इसी तरीके से अगर हम बात करें दोस्तों, द सेकंड कैटेगरी इज व्हाट? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप के आधार पर बात कर रहे हैं ना, स्वामित्व में। तो आप देखो मैंने यहाँ पे ओनरशिप की क्या डेफिनेशन दी? जल्दी बोलो, क्या डेफिनेशन दी? क्या डेफिनेशन दी? किसी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स किसके पास हो? ओनरशिप। बोलो क्लियर? इसी तरह किसी कंपनी के मोर देन 51% शेयर्स निजी व्यक्ति के पास हो, निजी व्यक्ति के पास, या व्यक्तियों के समूह के पास, निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के समूह के पास। जैसे दोस्तों हमारा खान ग्लोबल स्टडीज क्या है? रिलायंस क्या है? टाटा क्या है? दैट्स इट। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो दोस्तों एक और होता है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर जैसे बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। तो ज्वाइंट सेक्टर का मतलब होता है दोस्तों जहां पर दोनों सरकार एवं निजी क्षेत्र का स्वामित्व है। मतलब जहां पर एक ऐसी कंपनी बनी जिस कंपनी में पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकार के भी शेयर्स हैं और प्राइवेट कंपनीज के भी शेयर्स हैं, उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर, सही है दोस्तों। एक और होता है दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब है सहकारी क्षेत्र, राइट? सहकारी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट समझना। सहकारी क्षेत्र किसे बोलते हैं? और सहकारी क्षेत्र, तो सहकारी क्षेत्र का मतलब है जैसे मान लो दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक कंपनी खोलें, और एट द सेम टाइम दोस्तों इसमें ग्राहक एवं मालिक, बोले तो स्वामी, जो कंपनी का मालिक है वो एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर की बात समझना दोस्तों। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है इसके लिए, दूसरा पॉइंट अमूल। अमूल इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर। क्या हुआ गुजरात में? गुजरात में कुछ दूध वाले हैं। क्या हुआ कि एक बंदा अगर मान लो 20 लीटर दूध बेचता है तो महीने का प्रयास करेंगे, एक बंदा 20 लीटर दूध बेचता है और वो एक दुकान पे जाता है या किसी को बेचता है, तब उसे ज्यादा प्राइस मिलेगा, या 20-25 लोग इकट्ठे हुए और 20-25 लोगों ने मिलकर एक बड़ा सा टब लिया, बड़ा सा टब, और उसमें अपना अपना दूध डाल दिया, दूध बन गया 2000 लीटर। अब बताओ दोस्तों, एक बंदा 20 लीटर दूध मिलकर बेच रहा है, उसकी ज्यादा बार्गेनिंग कैपेसिटी, मोल भाव की क्षमता, या ज्यादा बेहतर प्राइस मिलेगा, या जब 2000 लीटर दूध एक साथ बेचा जाएगा तब बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी? बोलो यस। माल ज्यादा है तो इज्जत ज्यादा होगी, सही बात है। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो अमूल इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर और कोऑपरेटिव सोसाइटी। और दोस्तों जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं ये क्या करते हैं? अपने आप को सहकारी समिति अधिनियम है भारत में, सहकारी समिति अधिनियम दोस्तों 1912। तो भारत सरकार का एक सहकारी समिति अधिनियम 1912, उसके अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत कराते हैं। तो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जितने भी कोऑपरेटिव फर्म्स हैं, सहकारी क्षेत्र हैं, उनके अंदर जो कंपनियां काम करती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत करती हैं। तो जितने भी कोऑपरेटिव कंपनीज हैं वो इसी को पंजीकृत करेंगे। जैसे जितने भी हमारे हिंदुस्तान में प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज हैं ये फॉलो करती हैं कंपनी एक्ट 1956, अभी अभी रिवाइज हुआ 2013 में।
तो जितने भी हमारे हिंदुस्तान में प्राइवेट कंपनीज हैं, मान लो आपको एक प्राइवेट कंपनी खोलनी है, आपको एक प्राइवेट कंपनी खोलनी है, राइट दोस्तों, आपको जब प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो आपको अपनी कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 तो पुराना हो गया 2013, तो अभी आपको कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपनी कंपनी को पंजीकृत कराना पड़ेगा। आई होप आप कोऑपरेटिव सेक्टर और प्राइवेट कंपनी के बारे में ये पॉइंट सीख पा रहे हैं। बोलो यस। कल को मान लो आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है, एवरीवन क्या बनानी है? तो जितने भी कोऑपरेटिव सेक्टर है इनमें सहकारी समितियां होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे आपने बिहार में देखा होगा कुछ महिलाएं मिलकर पापड़ बनाती हैं, कुछ लोग लाइक भागलपुर की सिल्क आइटम बनाती हैं, बोलो जी, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत काम करती हैं, सहकारी समितियां। अब बस अब पहली लाइन, इस सहकारी समितियों में जो ग्राहक हैं वो ओनर भी हैं और ओनर अपने ग्राहक भी हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जैसे मैं अगर आपके साथ डील करूं और मैं बात करूं एक कॉन्सेप्ट दैट इज कोऑपरेटिव बैंक, मान लो मैं बात करूं कोऑपरेटिव बैंक, जैसे हम 15-20 लोग मिले, 15-20 लोग मिले और हम 15-20 लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत अपनी फर्म को रजिस्टर करा लिया, तो हमारी बन गई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बन गई? ये मान लो कोऑपरेटिव बैंक। इसमें हम सब ने पैसा लगाया, हम सब क्या है दोस्तों, इसके ओनर हैं और हम एक बार में ग्राहक भी हैं। जैसे दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेरे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है एसएचजीस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपने सुना है, स्वयं सहायता समूह, अरे बोलो यस। और बिहार में इसको बोलते हैं जीविका दीदी, क्या बोलते हैं? जीविका कार्यक्रम। दोस्तों जीविका में क्या होता है, अब अपने आप समझ जाओगे। 15-20 महिलाएं हैं, वो आपस में मिली, अब बहन उन्होंने कहा हाँ बोलो बहन, उन्होंने कहा 2-2 हजार रुपए हर महीने जमा करो बहन, उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे बहन। 20 बहनें आपस में मिली, 2-2 हजार जमा करे, 40 हजार बन गए। उनमें 2 बहनों ने कहा बहन इस महीने मुझे पैसों की जरूरत है, उन्होंने कहा कितने? इतने लो जी, काम हो गया। एक बार में वो उसके ओनर भी हैं और वो उसके ग्राहक भी हैं, बोलो जय हो। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सेक्टर। समझ में आ गया ना? अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे बीच में मैं निकाल रहा हूँ एक और होता है कॉर्पोरेशन सेक्टर। कॉर्पोरेशन सेक्टर निगम क्षेत्र, निगम क्षेत्र, कॉर्पोरेशन सेक्टर निगम क्षेत्र। अगर दोस्तों किसी कंपनी के 100% शेयर्स सरकार के पास है, किसी कंपनी के 100% शेयर्स किसके पास है? राइट। अगर किसी कंपनी के 100% शेयर्स सरकार के पास हैं तो उस कंपनी को कहेंगे कौन सा? कॉर्पोरेशन। सही है। जैसे दोस्तों आपने एक नहीं कई कंपनियों में सुना होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नाम था। हालांकि अब तो LIC ने अपने शेयर्स बेच दिए 1.5-2 साल पहले। इससे पहले LIC वाज अ कॉर्पोरेशन, अब LIC एक प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, पब्लिक लिमिटेड हो गया, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड नहीं, अब तो पब्लिक लिमिटेड हो गया। तो देखो सरकारी कंपनी के बाद में लिखा होगा, सरकारी कंपनी के बाद में लिखा होगा पब्लिक लिमिटेड, एवरीवन क्या लिखा होगा? और प्राइवेट कंपनी के बाद में क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड, PVT LTD, राइट। और किसी कंपनी के लास्ट में लिखा कॉर्पोरेशन। जैसे आप देखो जहां से आप आते हैं तो वहां पे होता है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अरे बोलो यस, पूरा का पूरा सरकार का है, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन। आप समझ गए? जॉइंट सेक्टर, ऐसी कंपनी जो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर चलाई, एंड द लास्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। दैट्स ऑल। बोलो क्लियर? ये लोग क्या कह रहे हैं भाई? पीडीएफ क्या कर रहे हैं ये लोग? बहुत देर से करे जा रहे हैं पीडीएफ पता नहीं क्या। देखो जरा पूछो इनसे क्या है। अच्छा पीडीएफ लगा के बांटते हैं उसको, है? और वो हमें आता नहीं है, इसलिए वो पीडीएफ कर रहे हैं। चलो दोस्तों, तो क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गया? चलो। अरे भैया कोई पीडीएफ नहीं है, यही पीडीएफ है तुम्हारे लिए, लिखना पड़ेगा। डॉक्टर भरत की क्लास है दोस्तों, कम ऑन, यस और नॉट? बोर्ड पीडीएफ तो आती है ना, ऑनलाइन बोर्ड पीडीएफ आती है, थम्स अप करिए। चलिए दोस्तों, खैर क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? तो अगर हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा वो देखो। पहले हमने उस क्लास में पढ़ा था सेक्टर, इकोनॉमी के अलग-अलग क्षेत्र, इकोनॉमी के अलग-अलग टाइप। फिर कल की क्लास में हमने कहा इकोनॉमी के अंदर अलग-अलग क्षेत्र। क्या ये सब बातें आप लोग सीख गए? चलो आम दोस्तों इंट्रोडक्शन का आखिरी टॉपिक करते हैं, और फिर अगर आज की क्लास में टाइम मिला तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और नहीं मिला तो कल करेंगे। तो अगर हम बात करें तो आज की क्लास का मेरा आज क्या थर्सडे है क्या? कि वेडनेसडे? थर्सडे। दोस्तों अगर हम आज बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। दोस्तों जो एक इकोनॉमी है, जो एक अर्थव्यवस्था है, जो एक इकोनॉमी है, जो एक अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? एक इकोनॉमी में टू सेक्टर मॉडल होता है, एक 2 क्षेत्रीय मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल। दोस्तों एक होता है 3 सेक्टर मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल, और एक होता है 4 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। फिलहाल ये आपके साथ बात करने का सही समय नहीं है, लेकिन तब भी मैं एक मीनिंग लिखूंगा, उसको आप अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे। आप याद करो मैंने जीडीपी को क्या बताया था? एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन। क्या बताया था जीडीपी को? एक वर्ष में एक देश में कुल उत्पादन, राइट। दोस्तों जीडीपी का मेरे पास एक फॉर्मूला है, अभी आप रोकना भी लिखना नहीं। जीडीपी का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह समझ में तो नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला है दोस्तों C + I + G + X - M। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, उसके अंदर ये आपको समझ में आ जाएगा। बोलो जी यस। लेकिन फिलहाल अभी आप मुझे इतना समझो कि किसी भी देश में अगर मैं बात करता हूं 2 सेक्टर मॉडल्स की, अगर मैं बात करता हूं 2 क्षेत्र के मॉडल्स की, तो 2 क्षेत्र में इकोनॉमी के अंदर एक आएगा C + I, या और अच्छे से बताएं 2 क्षेत्र में एक आएगा कंज्यूमिंग सेक्टर मतलब उपभोक्ता क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र। तो एक तो उपभोक्ता होते हैं, जल्दी बोलो हाँ,
परसों की क्लास याद करो, एक क्या होते हैं कंज्यूमर्स प्लस एक आता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। एवरीवन कौन आता है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर, दैट इज उत्पादक क्षेत्र। जरा ध्यान से देखना, कंज्यूमर कंज्यूमर करता है डिमांड। क्या करता है? जब आपने डिमांड करी तो आपने डिमांड करने से कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने उस प्रोडक्ट को यूज करा, दैट इज कॉल्ड सी कंजम्पशन। हिंदी बोलते से कंजम्पशन, उपभोग। सी का मतलब है उपभोग, दैट इज कंजम्पशन। सी का मतलब है कंजम्पशन, उपभोग, राइट दोस्तों। प्रोड्यूसर कंज्यूमर कंजम्पशन का काम करता है। अगर आप मुझे बहुत गौर से सुनते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस दिन से मेरे स्टूडेंट को इकोनॉमी समझ में आना बंद, उस दिन मेरा पढ़ाना बंद है। क्योंकि दोस्तों एक पढ़ाने के अलावा देयर आर मेनी मोर बिजनेसेस आई एम हैविंग साइमल्टेनियसली। दोस्तों ये तो मेरा प्राइमरी बिजनेस है पढ़ाना, इसके अलावा अराउंड आई एम हैविंग मोर देन 12 सोर्सेज ऑफ इनकम राइट नाउ। दोस्तों ये तो मेरा विषय है ना, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों सिर्फ इस विषय को हम ना तो पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं, बस इस विषय को पूरी तरीके से जीते हैं अपने जीवन में। दोस्तों जब मैं तुम्हारी उम्र पे था या जब मैं तुमसे और छोटा था तो मेरे पिताजी, तुम तो दरोगा बनने की सोच रहे, जिसको हमारे पीएससी में सूबेदार मेजर बोलते थे। दोस्तों हमारे पापा पीएससी में थे। जैसे तुम्हारे बिहार में स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसको बोलते हैं बीएमपी, बीएमपी। ऐसी मध्य प्रदेश की स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसको बोलते हैं एसएएफ। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसको बोलते हैं पीएसी। क्या बोलते हैं? प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी। दोस्तों मैं बचपन से पीएसी में पढ़ा, पीएसी में बड़ा 33 बटालियन पीएसी राजगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश, बोलो जी यस। और वहां पर हमारे पिताजी 4th क्लास के कर्मचारी थे, ग्रुप डी के, चतुर्थ श्रेणी के, सबसे निम्न श्रेणी जो होती है किसी भी विभाग में। लेकिन फिर हमने क्या करा, अपने पिताजी को मेहनत करते हुए देखा, ऑफिसर्स की सेवा करते हुए देखा, और बचपन से ही दोस्तों हमने प्रण लिया था कि एक दिन दोस्तों अपने पिताजी को वो सारी खुशियां देंगे जो ऑफिसर भी नहीं ले पाए होंगे। और आज हमारे पिताजी मौज में जीवन जीते हैं दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास। कौन ये सर? और 2019 में, अभी 6 साल रहते थे हमारे पिताजी को, 2019 में हमने कहा नौकरी छोड़ो या मुझे छोड़ो। दोस्तों 2016 से हम उनके पीछे पड़े। हमने एक एप्लीकेशन लिख के सीओ साहब को भेज दी। सीओ बोले तो जो आप लोग मतलब सिविल सोसाइटी, सिविल पुलिस में जो आईपीएस होता है वो पीएससी में जाकर कमांडेंट ऑफिसर बन जाता है। सीओ जिले का आईपीएस का जब डिमोशन होता है तो पीएससी में सीओ। तो हमने 2016 में एप्लीकेशन भेजी, फिर पापा भी मान गए, राइट। अब लेकिन पापा मान गए, लेकिन मान गए फिर फेंक गए। उन्होंने कहा, उनके कुछ दोस्तों ने, अरे अभी तो 7वां वेतन आयोग लगेगा, पैसा और बढ़ जाएगा। अरे बोलो अभी नहीं, फिर रिटायरमेंट पेंशन बढ़ जाएगी, बोलो जी यस। तो फिर 2019 तक समझाते समझाते मैंने लास्ट में डायलॉग मारा, या तो नौकरी छोड़ो या हमें छोड़ो। तो बोले बेटा तुम्हें क्या छोड़ सकते, तुम तो अकेले ही हो, आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, लाइक ना तो बहन है ना भाई है। दोस्तों फिर पापा ने कहा ठीक है, तो हमने 2019 में उन्हें वीआरएस दिलवा दिया। दोस्तों देखिए ऐसा पूत आपको बनना है कि 2019 में 6 साल पहले उनकी नौकरी छुड़वा दी और मस्त एकदम बिंदास तरीके से दोस्तों दिल्ली में रहते हैं, एकदम जीवन को एंजॉय करके जीते हैं, जो आईपीएस भी रिटायरमेंट के बाद जीवन नहीं जीता है। दोस्तों बस ये अंतर इतना है दोस्तों, जब मैं छोटा था तो वो मुझे ट्रक पे बैठा के ले जाते थे गाँव, झांसी से हमारा गाँव है उरई, दैट इज अराउंड 100-120 किलोमीटर। दोस्तों झांसी मंडी में, सब्जी मंडी और फल मंडी में ट्रक में सब्जियां आती थी और वही ट्रक खाली कानपुर की ओर जाते थे, राइट। दोस्तों इतना पापा के पास पैसा नहीं था कि बस से ले जाएं, क्योंकि बस में किराया ज्यादा लगता था, तो ट्रक में बैठ के जाते थे हम लोग। मतलब तुम समझ गए कि आर्थिक हालत कैसी होगी, आर्थिक हालत कैसी होगी। बस ऐसी है दोस्तों, तब की आर्थिक हालत और आज की आर्थिक हालत में बस इतना अंतर है कि दोस्तों आज जितना मेरे जूतों का प्राइस है उतने मेरे पापा की लास्ट सैलरी का 3 गुना सैलरी का पैसा जूतों में ही जाता है। दोस्तों बस ये अंतर है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन तब और आज। तो मैं क्या चाहता दोस्तों, मैं तुम लोगों से ज्यादा अच्छी तरह जानता। तुमने क्या ही गरीबी देखी भाई, राइट। अब उन्होंने दोस्तों ऐसी अब हमारा एक ही कमरा, सरकारी कमरा मिलता 4th क्लास वालों को, शुरू होते ही खत्म। और उसमें मैं भी रहा, पापा भी, मम्मी भी, बड़े पापा के 2 लड़की, एक लड़का, छोटी बुआ की लड़की, और रिश्तेदारों का कहना ही नहीं। दोस्तों इतने लोग आते जाते थे, इतने लोग रह रहे, बहुत बुरी हालत में जीवन जिया भाई साहब, बहुत बुरी हालत में। लेकिन दोस्तों जीवन में बस एक ही काम करी, शिद्दत से मेहनत, और दूसरा सही लोगों की संगति। तो बस अगर आप मेहनत अच्छी करते हो, संगति अच्छी है, जीवन में कभी मात नहीं खाओगे। कम ऑन यस नॉट, दैट्स इट। बस अभी पहले हम लोग ट्रक से जाते थे, आज हमारे पिताजी दोस्तों वंदे भारत और राजधानी और शताब्दी से जाते हैं झांसी। जब जाना होता है तो जब जाते हैं ट्रेन में बैठे बैठे वीडियो कॉल करते हैं, कभी कभी रोने लगते हैं। कह रहे भारत हमने तो कभी सोचा नहीं था ऐसे दिन आएंगे। हमने कहा मौज लो पापा, और क्या करना। कम ऑन यस नॉट, नहीं भैया, है कि नहीं। दोस्तों अब एक जीवन में क्या ही चाहिए, अगर आप आज ईमानदारी से काम करते हो तो कल भविष्य अच्छा होगा। मेरे पापा ने भी आपकी तरह दोस्तों 2008 में दिल्ली भेजा। मैंने अपने टाइम को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से निभाया, मैंने अपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे, बहुत सारी चीजों का मेरा भी मन था कि मैं भी करूं। शुरू से मैं कलाकार रहा हूं, कलाकार। तो आज मुझे याद है हमारे कॉलेज की हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी थी, नाम है इब्तिदा, जहां से इम्तियाज अली जो डायरेक्टर हैं वो निकले, बड़े बड़े एमिनेंट एक्टर्स निकले दोस्तों। शाहरुख खान की कॉलेज की और हमारे कॉलेज की बिल्डिंग की दीवार की है, उनका हंसराज हमारा हिंदू। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो हमने भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे। अब मैं ट्यूशन पढ़ाता था और मेरा मन था मैं हिंदी ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन करूं, नुक्कड़ नाटक वगैरह नहीं करते, राइट। तो लेकिन वो लोग वहां पे काम करते हैं, 6-7 बजे तक रहते हैं, मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। ये तो एक एग्जांपल ऐसे अनंत सैक्रिफाइसेस करे। तो आप लोग जीवन में ईमानदारी से पढ़ो और अच्छी संगत रखो, सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। कम ऑन यस नॉट, क्या बात समझते हैं? यही समय बन लो या बिगड़ लो, बन लो या तो दोस्तों पटना में एक काम करो, जितनी मौज ले सकते हो मौज लो, राइट। और फिर जीवन भर रो, या ये 1-2 साल रगड़ लो, जीवन भर मौज लो। तो मुझे लगता है मैंने तो दूसरा रास्ता अपनाया, कुछ साल रगड़ा, आज मौज लेगा। अगर आप लोग आज मौज लोगे तो जीवन भर रगड़ना पड़ेगा। बोलो जय हो। क्या मेरी बात समझ में आई ना? तो दोस्तों बहुत गौर से पढ़ो इसे। दोस्तों जो कंज्यूमर है वो करता है डिमांड, क्या करता है, और प्रोडक्ट को खरीदता है, और खरीदने के बाद उसका क्या करता है, उपभोग। तो यहाँ गया C + I। प्रोड्यूसर करता है इन्वेस्टमेंट, एवरीवन क्या करता है, इन्वेस्टमेंट, दैट इज निवेश। बताओ अब जब प्रोड्यूसर, सुनना, वैसे प्रोड्यूसर करता है सप्लाई, एवरीवन क्या करता है भाई, सप्लाई करने के लिए उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बोलो जी यस। तो I किसको संबोधित करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, C किसको संबोधित करता है, कंज्यूमिंग सेक्टर को। 2024 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, ये सवाल था, पता नहीं PYQ में मिला नहीं, ये सवाल था। बोलो जी था कि 2 सेक्टर मॉडल में क्या होगा, तो आंसर था बस C + I, और कुछ नहीं लिखा था, बस C + I। बोलो जी क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 3 सेक्टर मॉडल, तो देखना C + I + G। यहाँ पे G का मतलब है गवर्नमेंट, मतलब सरकार। G का मतलब क्या है, गवर्नमेंट मतलब सरकार। बोलो सही है ना?
दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं अपनी इकोनॉमी में, इकोनॉमी को यहीं से सीखने की कोशिश करो। इंट्रोडक्शन चल रहा है ये। जब हम इकोनॉमी में बात करते हैं दो क्षेत्रीय मॉडल, तो उसे हम लोग कहेंगे C+I। जब हम बात करेंगे तीन सेक्टर मॉडल, तो कंज्यूमर आप हो गए, मैं प्रोड्यूसर हो गया और एक गवर्नमेंट हो गई। बोलो सही है? आप ध्यान सुनिए और कल की क्लास नहीं, परसों की क्लास, पता नहीं कल या परसों की क्लास याद करिए, जिसमें मैंने पाया था क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। राइट? व्हाट इज द क्लोज्ड इकोनॉमी? सिर्फ अपने देश की बातें करते हैं। व्हाट इज ओपन इकोनॉमी? जब अपने देश को दूसरे देशों से जोड़ देते हैं। सही है? तो ध्यान से समझना, यहाँ एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट है, निर्यात है, और यहाँ एम का मतलब है इंपोर्ट, आयात। बोलो क्लियर? तो अगर हम ध्यान से देखें तो फोर सेक्टर मॉडल में C+I+G+X-M, दिस इज कॉल्ड फोर सेक्टर मॉडल की इकोनॉमी। अब मुझे जल्दी से बताइए, यहाँ एक मैं अभी, आप जल्दी से मुझे बताएंगे क्लोज्ड सेक्टर, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बंद अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर मॉडल होते हैं? कितने? तीन सेक्टर मॉडल। वेरी लवली, शाबाश। एंड ओपन इकोनॉमी कितने सेक्टर मॉडल की? चार। एक तो C-I-G और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बोलो समझ में आया? क्या इकोनॉमी का एक अलग मोड दिखाई दिया दोस्तों? दिस इज कॉल्ड द, अब देखो ये तो हमने देखा सेक्टर मॉडल्स। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो। अब हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों। अगले कम से कम 40 मिनट मुझे लगेंगे या 35 मिनट लगेंगे, और मैं आपको पूरे देश की इकोनॉमी के साक्षात रूप से दर्शन कराऊंगा। आपको दोस्तों इकोनॉमी में आज से ही स्वाद आएगा, और आज से ना आए तो कल से क्लास में बताना। आप आओ या ना आओ, पैसा तो मिल ही जाएगा मुझे। दोस्तों हम बात करते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच कैसा रिलेशन है। हम बात करेंगे कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट के बीच कैसा रिलेशन है, और हम बात करेंगे हमारे देश का पूरे विश्व के साथ कैसा रिलेशन होता है। बोलो जी यस ना। अभी आप बिल्कुल लिखना बंद कर दें, अभी आप घर पे बैठ के लिखना, क्योंकि दोस्तों नहीं तो हॉचपॉच हो जाएगा और वो बना नहीं पाओगे आप। बोलो जी यस। फिलहाल जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इसको नहीं लिखना है, ऑनलाइन भी किसी को नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है। बाद में आपको टाइम क्लास के बाद आप लिख लीजिएगा। बोलो जी सही है? चलो ध्यान सुनिएगा। एक हमारे देश में है उपभोक्ता क्षेत्र। एवरीवन क्या है? क्या उपभोक्ता क्षेत्र सबको समझ में आता है? किसे कहते हैं उपभोक्ता क्षेत्र? कंज्यूमर्स को। सारे कंज्यूमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? उपभोक्ता क्षेत्र। तो एक हो गया हमारे देश में उपभोक्ता क्षेत्र, एक हो गया उत्पादक या उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में कौन शामिल होगा जल्दी बताइए? उत्पादन क्षेत्र में कौन शामिल होगा? प्रोड्यूसर्स। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि आप है मान लो कंज्यूमर और मैं हूं प्रोड्यूसर, तो हम दोनों आपस में क्या क्या लेते हैं और क्या क्या देते हैं। मतलब हमारे बीच में चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो कैसा है। मतलब देश में, और सरल भाषा में, देश में जितने भी कंज्यूमर्स हैं और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, आखिर इनके बीच कैसा रिलेशन है। आखिर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। आखिर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का कैसा आर्थिक संबंध है एक दूसरे से, आइए जानते हैं, और इकोनॉमी को एक नए सिरे से, नए तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, मुझे पटना में एक फैक्ट्री डालनी है, तो मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा या प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर। अब जब मुझे यहाँ खड़ा होता हूँ, जब मुझे पटना में एक फैक्ट्री डालनी है, तो मैं उत्पादन क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र, मैं इनसे कंज्यूमिंग सेक्टर से क्या क्या लूंगा, या ये लोग मुझे क्या क्या देंगे। तो दोस्तों जो कंज्यूमिंग सेक्टर्स हैं ये उत्पादन क्षेत्रों को देते हैं क्या? इन्हें बोलते हैं उत्पादन के साधन, जो मैंने आपको पहली क्लास में सिखा दिया। जल्दी बताओ क्या होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। वेरी लवली, वेरी लवली। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। दोस्तों तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास कंज्यूमिंग सेक्टर से भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन आता है। क्या ये बात सब समझ गए? अब दोस्तों जिस सिंपल सी बात है दोस्तों, ये हमने केजीएस बनाया तो इसमें हमने लैंड कहां से ली, लेबर कहां से आई, पूंजी कहां से आई, और संगठन भी हम सबने मिलकर बनाया। मुझे लग रहा आप समझ गए। अब दोस्तों जब उत्पादन क्षेत्र के पास, जैसे मैंने एक फैक्ट्री बनाई शर्ट बनाने की, केजीएस ने कोचिंग बनाई, केजीएस अर्गुलेस। दोस्तों जब हमने भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन लिए तो यहाँ पे फैक्ट्री बन गई, मशीनें आ गई, कच्चा माल आ गया, उत्पादन हुआ। क्या हुआ? जब उत्पादन होगा तो ये उपभोक्ता क्षेत्र को क्या देगा? तो ये देगा वस्तुएं एवं सेवाएं। बोलो आनंद आया कि नहीं? वस्तुएं और सेवाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को उत्पादन के साधन देते हैं, और प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स को वस्तुएं और सेवाएं देते हैं। सही है? इकोनॉमी की भाषा में मैं इस फ्लो को बोलता हूं रियल फ्लो। एक और नए शब्द का ज्ञान लो, दैट इज वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह। दोस्तों मैंने आपको मजे मजे में एक शब्द सिखाया इकोनॉमी का, दैट इज वास्तविक प्रवाह। व्हाट इज वास्तविक प्रवाह? व्हाट इज रियल फ्लो? कुछ नहीं, ये हरे से बना, ये हरा लिखा, इसी फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। बस खत्म। तो अगर बात करी जाए रियल फ्लो क्या है, वास्तविक प्रवाह इकोनॉमी का एक नाम है। सो व्हाट इज वास्तविक प्रवाह? उपभोक्ता क्षेत्रों से उत्पादन के साधनों का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर, और उत्पादन क्षेत्रों से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह उपभोक्ता क्षेत्र की ओर। इस संबंध को कहते हैं वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह। चलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं, एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट्स, कि मैं प्रोड्यूसर, जब मैंने कंज्यूमिंग सेक्टर से उत्पादन के साधन लिए, तो मुझे बताइए, तो मुझे ध्यान से बताइए दोस्तों, कि जब मैंने उत्पादन के साधन लिए तो क्या मैं इस भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन ली, तो क्या मैं इसके बदले इन्हें कुछ दूंगा या नहीं? क्या इसके बदले इन्हें पेमेंट करूंगा कि नहीं? एवरीवन क्या इन्हें पेमेंट करूंगा कि नहीं? दोस्तों जब हमने इनको उत्पादन के साधन लिए तो इसके बदले हमने इनको क्या करी? पेमेंट। भाई लैंड लेंगे तो पेमेंट। क्या केजीएस इसका रेंट देता होगा कि नहीं? क्या केजीएस मेरी सैलरी देता है कि नहीं? दोस्तों जब हमने उत्पादन के साधन भेजे तो यहाँ से इनको गया पेमेंट। एवरीवन तो क्या इनकी आय बनी? तो इसको बोलते हैं साधन आय। ये लो मजे मजे में एक और शब्द सीखो, साधन आय। देखो उत्पादन के साधनों का जब उत्पादक भुगतान करता है तो उसे बोलते हैं साधन आय। रटना बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे लैंड लिया, मैं आपको किराया दे दूंगा, दैट इज रेंट। बोलो जी यस। मैंने लेबर लिए, मैं आपको मजदूरी दे दूंगा, बोलो तो वेजेस। बोलो सही है। मैंने आपसे पूंजी ली, इसका ब्याज दूंगा। संगठन बनाया, इसका लाभ दूंगा। ये लो, तो किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इन्हें इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं साधन आय। जाओ पेपर में ढूंढो जाकर, क्वेश्चन मिलेगा तमाम एग्जाम्स में कि निम्नलिखित में से साधन आय क्या है या क्या नहीं है। दोस्तों किराया या कह सकते हैं लगान, इसी को हम बोल सकते हैं क्या? लगान। किराया पेपर में हो सकता है लिख के आए लगान। मजदूरी या कह लो वेतन, है कि नहीं? या ब्याज और लाभ, इन्हें बोलते हैं साधन आय। एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। दोस्तों जब यहां से यहां पर साधन आय आया तो आप गौर से देखो, क्या इन कंज्यूमर्स, बोले तो आप लोगों के पास क्या इनकम आई या नहीं? पैसा आया। अब आप क्या करोगे? भाई ये जो वस्तुओं और सेवाएं ली हैं इन पर क्या करोगे? खर्च। तो दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे, अब इसी पैसे को हम कहेंगे कि क्या होगा? वस्तुओं
और सेवाओं पर उपभोग व्यय, वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय, मतलब जो पैसा यहां से आया था इसी पैसे के तो हम लोग कपड़ा खरीद लाते हैं। ये माइक लाया मैं, माइक तो चलो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। जो भी हम चीजें अपना खाना खाना करते हैं, जो भी हम करते हैं दोस्तों, ये हो गया वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय। ध्यान से देखना दोस्तों, साधन आय के माध्यम से उत्पादन क्षेत्र से उपभोक्ता क्षेत्र की ओर पैसा आया दोस्तों। अब यही पैसा इन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च हुआ तो पैसा वापस यहां चला गया। तो इस जो पीला वाला फ्लो दिख रहा है इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं कहता हूं मनी फ्लो। एवरीवन क्या कहते हैं? मनी फ्लो, हिंदी में मौद्रिक प्रवाह। दैट्स इट। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर इकोनॉमी में एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर के बीच क्या और कैसे और कौन कौन से संबंध होते हैं, तो मैं कहूंगा कि एक इकोनॉमी में कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच सिर्फ दो ही संबंध होते हैं, एक वास्तविक प्रवाह का संबंध और एक मौद्रिक प्रवाह का संबंध। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईमानदारी से बताइए क्या समझ में आया या नहीं आया? दैट्स इट। लो जी, इतना सिंपल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तुम फिजूल में डरते दोस्तों। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच बस यही दो संबंध है। उपभोक्ता उत्पादन के साधन देते हैं, उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं को देते हैं, इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं। और उत्पादक उपभोक्ताओं को लाइक साधन आय देते हैं, भूमि श्रम पूंजी संगठन के बदले रेंट इंटरेस्ट वेजेस प्रॉफिट, और वो इस पर पैसा खर्च करते हैं, इसे मनी फ्लो मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। इज इट ऑल राइट? अब दोस्तों ये तो हो गया दो सेक्टर मॉडल के बीच रिलेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे, तीसरे सेक्टर मॉडल को और इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड जो हमारा थर्ड सेक्टर मॉडल है दैट इज व्हाट अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये कंज्यूमिंग सेक्टर और सरकार के बीच क्या संबंध है, मींस आपका और सरकार का क्या संबंध है। सिमिलरली प्रोड्यूसिंग सेक्टर और गवर्नमेंट का क्या संबंध है, जिससे हमें इकोनॉमी और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो आखिर हम ये उपभोक्ता है, हम गवर्नमेंट को क्या देते हैं दोस्तों? हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस। जल्दी बोलो, हाँ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रोड्यूसर्स भी गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्सेस। तो हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस, चाहे कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर, कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर। सही है दोस्तों। अगर हम बात करें तो जब कंज्यूमर्स आप लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए तो गवर्नमेंट भी तो आपको कुछ ना कुछ देगी, क्योंकि चक्रीय प्रवाह है, सर्कुलर रिलेशन है। बोलो जी, सर्कुलर चक्रीय प्रवाह। दोस्तों क्या इसका सर्कुलर रिलेशन समझ में आ गया? गया आया, गया आया, सर्कुलर रिलेशन। ऐसे हम जब गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं तो गवर्नमेंट भी हमें कुछ ना कुछ देगी। दोस्तों गवर्नमेंट हमें क्या देगी? तो इसके बदले गवर्नमेंट हमें देती है स्थानांतरण भुगतान। नया वर्ड है आपके लिए, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है अभी मैं सब सिखाऊंगा, नया शब्द है। ठीक इसी प्रकार से जब प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं तो इसके बदले गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को भी कुछ ना कुछ देगी। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देगी सब्सिडीज। क्या देगी? सब्सिडीज। आइए ये दो नए शब्द मिले, इन दोनों नए शब्दों को सीखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफर पेमेंट, सबसे पहले ट्रांसफर पेमेंट। एक नया शब्द आया आपके सामने, ट्रांसफर पेमेंट। बहुत गौर से सुनेंगे। स्थानांतरण या हम कई किताबों में लिखा होगा हस्तांतरित भुगतान। एवरीवन क्या लिखा होगा? हस्तांतरित भुगतान। सो व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? वेरी सिंपल। आधा तो तुम्हें आता ही है, बोर्ड पे दिख ही रहा है, बस आधा मैं बता दूंगा, काम हो जाएगा। आधा क्या आता है आपको सुनना? स्थानांतरण भुगतान वह भुगतान होता है जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्रों को देता है। आप लोग सोच रहे होंगे यस सर आगे बढ़ो, इतना तो दिख रहा है कि दोस्तों ये भुगतान देखो यहां से यहां तीर देखो, तो कौन कर रहा है, किसको कर रही है? ये आधा है, ये आपको आता है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ दो, जिसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र ने सरकार को किसी भी प्रकार की सेवा नहीं दी। मतलब दोस्तों, मतलब बिना सरकार को सेवा दिए सरकार हमारी जेब में पैसा रख दे, इसी को ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। मतलब अभी रुको, मतलब दोस्तों हमने तो ये समझा है हमेशा कि जब हम अपनी सर्विस देते हैं तो पैसा आता है। बोलो हाँ है? जैसे मैं यार केजीएस में आप लोगों को अपनी सर्विस दे रहा हूँ केजीएस की तरफ से, इसलिए केजीएस मुझे पैसा देता है। सिंपल सा फंडा है कि जब हम क्या देंगे तो क्या मिलेगा? पैसा। आपके पापा चाहे सरकारी विभाग में हो या प्राइवेट कंपनी में हो तो वो सर्विस देते होंगे, इसके बदले उन्हें पैसा मिलता होगा। जल्दी बोलो। तो जब सर्विस देते हैं तब पैसा मिलता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों बिना सेवा दिए पैसा मिल जाए गवर्नमेंट से, उसी को बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल लिखूंगा और उसके बाद भी ना आए तो कल से तुम क्लास में मत आना, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन इस जन्म में नहीं होगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ। बोलो जी यस। अभी नहीं, पहले देखते लो, अगर आ जाए तो फिर आते रहना, शायद हो सकता है हो जाए। दोस्तों मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति। बताओ भैया आ गया? आ गया, आते रहना, हो सकता है। दोस्तों ऐसे स्कॉलरशिप राइट, मैंने दोस्तों दिसंबर 2012 में मैंने यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया, और तो दोस्तों 2013 में मेरा एमकॉम हुआ, लेकिन एमकॉम फाइनल ईयर में भी पेपर भी नहीं दिए। उससे पहले दिसंबर 2012 में मैंने दोस्तों यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया राइट। फिर मेरा कुछ समय बाद एमकॉम हुआ, 13-14 सेशन में मैंने पीएचडी के लिए एनरोल किया, और दोस्तों 21 अप्रैल 2013 से लगभग 2014 से मेरे पास 2018 तक 4 साल तक सरकार की बढ़िया स्कॉलरशिप आई, क्योंकि मैंने जीआरएफ क्वालिफाई था। जो लोग नहीं जानते वो छोड़ें, क्या होता है सब, जैसे जो लोग नहीं जानते जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दोस्तों मैंने पीएचडी करी और साइमल्टेनियसली मुझे शुरू हुआ था 28-29 था उस समय, बाद में 42-47 हज़ार तक मिलता था पर मंथ। मुझे सरकार इतना स्कॉलरशिप देती थी। तो मुझे बताइए क्या मैं सरकार को कोई सेवा दे रहा था? बिना सेवा दिए फोकट में पैसा मिल रहा था। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट, जिसको अब भी नहीं आया चलेगा, लेकिन अब नहीं आया तो कल से क्या तुम इस जन्म में खल्लासी भी नहीं बन पाओगे। और दोस्तों वो है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नहीं चलो पूरे लिख देता हूँ, ओल्ड एज पेंशन। आ गया? बन सकते हो कुछ ना कुछ दोस्तों, दैट इज ओल्ड एज पेंशन। बोलो जी यस। तो अगर हम बात करें ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बोलो जी क्लियर। तो ओल्ड एज पेंशन, जल्दी से मुझे बताओ क्या वृद्ध लोग सरकार को कोई सेवा देते हैं? क्या सरकार उन्हें पैसा देती है? दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। बोला वर्ड समझ गए? तो देख लो दोस्तों, कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट के बीच बस एक ही संबंध है, बाकी ना तुम्हें ना सरकार को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही संबंध है कि आप सरकार को क्या दो और उसके बदले जरूरतमंद लोगों को सरकार क्या देगी? ट्रांसफर पेमेंट। दैट्स इट। समझ गए? सब्सिडी, ये शब्द आपने सुना तो हजारों बार है, लेकिन आता किसी को नहीं है। आता
अब ध्यान समझना, तुम्हें क्या आता है और होता क्या है देख लेना अभी थोड़ी देर में। दूध का दूध, पानी का पानी। जो तुम लोग सोचते हो सब्सिडी, और जब मैंने बोला सब्सिडी तुम्हारे दिमाग में बजा टन और चला एलपीजी। अरे बोलो हाँ, तुम क्या जानो भैया। ऐसी थोड़ा रोज रोज बोलते हैं कि जब तुम गले में बोतल टांग के जा रहे थे स्कूल, या हो सकता है वो दो रस्सियों के बीच में कपड़ा लपेट के बच्चे को पल्ला में झुलाते हैं, उस समय तुम पल्ले में झूल रहे होगे, तब ये मार्केट मुखर्जी नगर में चल रहा था। दोस्तों दिल्ली में तब से पढ़ा रहे हैं, समझ सुनो, या तो गले में बोतल डाल के जा रहे होगे, पल्ले में बंधे होगे, लोग झुला देते होंगे, यहाँ से मार के लटक रहे हैं, झूल रहे हैं उसी में। भाई बहुत साल हो गए यार, तुम कब क्या सोचोगे सब पता है। तो दोस्तों यही हमारा धंधा है। कम ऑन, यस और नॉट। तो सब्सिडी क्या होता है तुम्हारी नजर से और हमारी नजर से देखना कितना अंतर है। सब्सिडी की भी आधी मीनिंग आपको आती है, आधी मीनिंग मैं बताऊंगा। आधी मीनिंग क्या आती है कि सब्सिडी वह भुगतान है जो कौन करता है, किसको करती है, इतना तो आता है। आगे मैं ऐड करूंगा बस 3-4 वर्ड। जैसे वह भुगतान जो कौन करे, किसको करे, उपभोक्ता क्षेत्र के स्थान पर, बस इतना और जोड़ दो आगे, उपभोक्ता क्षेत्र के स्थान पर, मतलब जिस पेमेंट को सेक्टर को करना था किसे, और इनके बदले कौन कर दे, बस उसी को बोलते हैं सब्सिडी। इसके तो तुम इर्द गिर्द भी नहीं घूम रहे थे भाई साहब। दोस्तों फिर से एक बार, सब्सिडी का मतलब कौन पेमेंट करता है, किसको करती है, किसके स्थान पर, बस इसी को बोलते हैं सब्सिडी। मतलब सुनो ध्यान से, आजकल सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर एनर्जी प्लांट लगाते हैं, सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स, तो सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, ऐसा सुना है। मतलब तो सीख लो, मतलब तो सीख लो कि एक सोलर पावर प्लांट अगर आप अपने घर की छत पे लगाते हैं, ठीक है, एग्जांपल वो पड़ता है 1 लाख का, मोटा मोटा एग्जांपल ले लो, कितने का पड़ता है। आप दुकान पर गए, कहा भैया हमारे घर पे सोलर पावर प्लांट लगाना लगवा दो, उन्होंने कहा ठीक है। आप पूछोगे कितने का है, तो वो कहेगा 1 लाख का, तो वो भाई बहुत महंगा हमने लगवा रहे। तो उन्होंने कहा अरे भाई साहब आपको 65,000 में मिलेगा, तो आप कहोगे कहा भैया हम पे इतनी मेहरबानी क्या दिखा रहे, 1 लाख की चीज 65,000 में क्या दे रहे, तो वो कहेगा अरे भाई साहब सरकार ने सब्सिडी दे दी ना इस पर, तो हम कहेंगे सब्सिडी दे रही मतलब, तो वो कह रही आप हमें 65,000 दे दो, 35,000 हम सरकार से ले लेंगे, दैट इज सब्सिडी। नहीं समझ पाए आप, बोलो समझिए। इसका सब्सिडी का पेमेंट कौन करता है, किसके बदले, किसको करता है, दैट्स कॉल्ड सब्सिडी। बोलो क्लियर। आ जाओ एलपीजी के केस में, तभी तुम्हारी प्यास बुझेगी। बोलो जी। तो दोस्तों 2014 से पहले, 2014 से पहले चलो फिर बाद में देखेंगे। बिफोर द मोदी सरकार क्या था दोस्तों, मोदी सरकार से पहले आपके घर पर एक एलपीजी सिलेंडर आया, क्या आया, मान लो पड़ा 600 का, 600 रुपए का। सरकार ने कहा, सरकार को पड़ा 600 का, सरकार ने कहा भाई साहब एक काम करो 400 रुपए दो बस। तो दोस्तों हम 400 रुपए दे देते थे, सरकार में 600 का सिलेंडर दे देती थी, 200 रुपए अपनी जेब से मिलाती थी और प्रोड्यूसर्स को दे देती थी और कहती थी लो जी सब्सिडी मिल गई। बोलो ऐसे ही होता था। लेकिन 2014 के बाद सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम दिया पहल, ला, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। इस स्कीम का नाम रखा पहल, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, और कहा कि पहल इज द स्कीम फॉर द एलपीजी सब्सिडी, का एलपीजी सब्सिडी के लिए पहल कार्यक्रम। तो भैया ये क्या था, इसमें सरकार ने कहा सुनो जी अभी लोगों को एक काम करना है। लोगों ने क्या करना है भैया बताओ। सरकार ने कहा सब लोग अपने अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ो और अपने आधार कार्ड को गैस एजेंसी से जोड़ दो। क्या आप लोगों के पेरेंट्स ने ऐसा करा, और कहा सब्सिडी का पैसा अब तुम्हारे अकाउंट में आएगा। दोस्तों ऐसी स्कीम सरकार क्यों लेकर आई, क्योंकि सरकार चाहती थी कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का बैंक अकाउंट खुलना चाहिए। अंडर द योजना को पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ क्या हुआ था दोस्तों, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ का ये मतलब है अगर देखा जाए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, डीबीटी बोलते हैं शॉर्ट में, डीबीटी। भाई अभी तो क्या होता था यार 2014 से पहले हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में आता था वजीफा स्कॉलरशिप, है ना। मान लो 2 लाख रुपए आया, सरकार क्या करती थी, नहीं 2 लाख आ गया, भाई प्रधान जी क्या करते थे 1 लाख रुपए टक, अधिकार है भाई उनका। बोलो जी यस। प्राइमरी स्कूल में 1 लाख दे दिया, प्रिंसिपल के पास गया 50,000 तक, अधिकार है भाई उनका भी यार, ऐसा कैसे, कौन ऐसा। बचा दोस्तों 50,000, हमारा टीचर भी तो उनमें भी तो बढ़ेगा। दोस्तों टीचर में बढ़ गया 10,000, 5 टीचर में खत्म हो गया। स्कूल में गए बच्चों के पास टीचर, टीचर्स ने कहा बच्चों इस बार तुम्हारा वजीफा नहीं आया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आचार्य जी, आचार्य जी होते हैं लेकिन हमारे बुंदेलखंड तक आते थे वो आचार्य जी बन जाते हैं। अच्छा राइट, दोस्तों हमारे बुंदेलखंड की भाषा में आचार्य जी कहते हैं। बाद में जब मैं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ तब मुझे पता चला आचार्य, अच्छा ये होते थे आचार्य जी स्कूल में। दोस्तों कहना कोई बात नहीं आचार्य जी तुम एक काम करो मिड डे मील खिला दो, उसी में खुश हैं हम। दोस्तों वजीफा गया, सरकार को जब ये देखा कि जब सरकार 1 रुपए किसी लाभार्थी के अकाउंट में भेजती है दोस्तों 10 पैसा अंतिम रूप से लाभार्थी के पास पहुंचता है। इतना करप्शन है हमारे देश में, ये जो 100 रुपए भेजती है तो 10 रुपए का लाभ पहुंचता है। तो अब सरकार ने इन सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए डीबीटी नाम का प्रोग्राम शुरू किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट। सरकार ने कहा सरकार के अकाउंट से डायरेक्टली बेनिफिशियरी लाभार्थी के अकाउंट में पैसा जाएगा, इसी को नाम दिया डीबीटी। तो अब क्या होता है भाई साहब, सरकार ने कहा अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो, आधार कार्ड से जोड़ दो, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, सरकार अपने अकाउंट से बटन दबाती है, सीधा आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। बोलो जी यस। इसी के रास्ते में आ गया एलपीजी। तो एलपीजी में सरकार ने देखा कि यार लोग कैसे जुड़ेंगे। पहले दोस्तों गांव में ओल्ड एज पेंशन आती थी, प्रधान तो इतने डैश हैं दोस्तों, डैश ही बोल रहे हैं अपने मन की ख्याल, तो ऐसे डैश से निकाल सकते हैं, क्या करें मोनिया बैठी बेचारी। दोस्तों अगर हम बात करें प्रधान लोग इतने डैश होते हैं, आज भी दोस्तों अंगूठा लगा लेते हैं, पैसा अकाउंट में आता है, कहते हैं 500 रुपए वापस दे देना, जल्दी बोलो है ना, करते हैं कि नहीं गाँव के लोग। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन आ रही है मान लो 2,000 रुपए, उन्होंने कहा देखो पेंशन देंगे लेकिन एक साल पर 2,000 आएगा, 1,000 देना होगा, उन्होंने कहा प्रधान जी साहब दे दो यार तुम, कोई बात नहीं, अंगूठा लगाया पैसा आया 1,000 वापस ले लिया। बोलो ऐसे होता है दोस्तों गांव में। दोस्तों अभी तो करप्शन के लूपहोल ढूंढ लेते हैं लोग, लेकिन इसी करप्शन को रोकने के लिए तो सरकार ने इस काम को शुरू किया कि डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में क्या पहुंचे पैसा। सरकार ने कहा ऐसा कैसे होगा, सरकार ने देखा कि बहुत सारे घरों में एलपीजी का प्रयोग होता है, तो सरकार ने कहा चलो भाई साहब एलपीजी के माध्यम से डीबीटी को फैलाएंगे। तो सरकार ने कहा सभी लोग जो एलपीजी यूज करते हैं बैंक अकाउंट से जोड़ो, आधार कार्ड को, उसी आधार कार्ड को गैस एजेंसी से जोड़ दो, अब आपके एलपीजी सब्सिडी का पैसा अकाउंट में आएगा। अरे बोलो यस। क्योंकि दोस्तों मैं ये इतना क्यों एलैबोरेटेड तरीके से समझा रहा, क्योंकि मैंने कहा सब्सिडी वो पेमेंट है जो सरकार प्रोड्यूसर्स को करती है कंज्यूमर्स के बदले, लेकिन तुम्हारे दिमाग में चला एलपीजी, तो लगा सर एलपीजी का पैसा तुम्हारे अकाउंट में आता है, तुम कह रहे प्रोड्यूसर को जाता है, फिर तो मामला उल्टा हो जाता। इसलिए मैं इतना समझा रहा, सुनना नहीं, आज भी एलपीजी सब्सिडी का पैसा कौन देता है, किसको देती है, किसके बदले,
तो हमें लग रहा तुम्हारे अकाउंट में एलपीजी का पैसा सब्सिडी का आ रहा, वो तुम्हारी गलतफहमी है। देखो आजकल क्या चल रहा है, मान लो 1000 रुपए का सिलेंडर आया, मोटा मोटा ले लो, कितने रुपए का? गवर्नमेंट को कितने का सिलेंडर पड़ा? 1000 का, सही है। तो पहले सीधा सा सिस्टम था 700 आप दो 300 गवर्नमेंट दे, बोलो जी यस। इस सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, अभी आपके पास सिलेंडर आया, आप पूरे 1000 दे दो, दे दिया, 300 रुपए सब्सिडी आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो आपको तो 700 ही पड़ा, 300 तो गवर्नमेंट ने आपको लगा दिया, अब 300 रुपए गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला के किसको देगी? प्रोड्यूसर्स। तो आज बताइए सब्सिडी का पेमेंट कौन करता है? किसको करती है? किसके बदले? बोलो समझ में आ गया? सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड द 3 सेक्टर मॉडल के बीच सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में, बोलो जी यस। तो देश में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सरकार आपस में कैसे संबंधित है, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को यह बात समझ में आ गई। दोस्तों हमारे देश में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट के बीच ये रिलेशन है। हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों एक्सटर्नल सेक्टर, छोड़ो बाहरी क्षेत्र है, बाहरी या इसी को हम कह लें विदेशी क्षेत्र है, बाहरी या विदेशी क्षेत्र है। दोस्तों ये बाहरी या विदेशी क्षेत्र से मेरा क्या तात्पर्य है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये बाहरी और विदेशी क्षेत्र से मेरा तात्पर्य, ओ हीरो वापस आ जा, ये बाहर जा रहा तो क्लास के बाहर ही रहना, फिर अंदर मत आना, चल बैठ चुपचाप ना। तो दोस्तों जब टीचर समझा रहा है तो क्लास से नहीं जाना है, जब टीचर लिखवाए या मैं बात करूं तब क्लास से जाना है, बोलो जी यस। क्योंकि अगर तुम्हें भी हल्का होना होता है तो मुझे भी होना हो सकता है। दोस्तों पिछले 14 सालों से मैं तो अपनी क्लास के मंच पे चढ़ने के बाद कभी नीचे नहीं उतरा। इवन दोस्तों यूट्यूब पे क्लास पढ़ी है, और दोस्तों नीचे जो हमारा मेन हॉल है उस साइड, उसमें आप लोग मैंने पढ़ाया, यूट्यूब पे क्लास पढ़ी है 8 घंटे की लगभग, मंच पे चढ़ गया 8 घंटे बाद उतरा ना, 8 घंटे तक कुछ इनटेक किया ना कुछ आउटगोइंग हुई। तुम्हारी दोस्तों 1.5 घंटे में इनटेक और आउटगोइंग की जरूरत पड़ती है तुम्हें। क्या ही सीरियसनेस है तुम्हारे अंदर, जीवन पहले से ही बर्बाद है और बर्बाद कर रहे हैं। जब तक तुम्हारे अंदर दोस्तों डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, जब तक सफलता नहीं आएगी। हमारे सुनो 1.5 घंटे की क्लास में भी तुम्हें उठ के जाना है बेशरम आदमी है, पहले से तैयार होकर आना था ना, नहीं समझे क्या दोस्तों? ना तो मैं अभी तक कभी गया हूं ना आगे कभी जाऊंगा, बस एक ही बार 2 बार मन से उतरा इन बिटवीन द क्लास। लंबी कहानी है, बता नहीं रहा, रोहतक की, राइट, रोहतक की कहानी है, रोहतक के हरियाणा में जगह है, मैं वहां पे एक कोचिंग में पढ़ाने गया था, तो मुझे याद है मैं एक बार नहीं 2 बार उतरा, बात बताऊंगा कभी। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे बाहरी या विदेशी क्षेत्र, बाहरी या विदेशी क्षेत्र। अरे वहां का जो सेंट्रल मैनेजर था एक बंदा, वो बहुत दिलखुश आदमी था, और रोहतक में एक क्या है, भारत का सबसे बड़ा पराठा बनता है, कोई पता नहीं ऐसा उन्होंने बोर्ड में लगा रखा, और दोस्तों वो इतना बड़ा है, राइट। और भाई हम 2 लोग पूरा निपटा के बैठ गए, बात समझे। और हरियाणा के लोगों जैसे हरियाणा और वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में कल्चर है कि वो दही या छाछ भी पीते हैं, हमारे यूपी बिहार में कल्चर नहीं है, हम लोग तो मठा दोस्तों दूसरों को कहीं बना के ले देते हैं, बोलो जैसे। तो हरियाणा मतलब हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान में वो लंच और डिनर दोनों में होना चाहिए क्या? दही। तो भाई साहब इतना बड़ा पराठा, उसमें लिखा था जिसने पूरा खा लिया वो जीवन भर फ्री है। तो हम लोग ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ लंच करने गए थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी एक नई जगह ले चलते हैं, हमने कहा चलो भाई, हम 2 लोग थे, दोनों निपटा गए। तो मैं बोलो यस। आज दोस्तों लस्सी का कल्चर, लस्सी तो अपन समझते मीठी मीठी, हरियाणा राजस्थान वाले लस्सी में नमक डला होगा। आज दोस्तों कम से कम 1 लीटर का गिलास था उनका इतना बड़ा, भाई पराठे को कंप्लीट करने के लिए गिलास भी तो बड़ा होगा, नहीं समझे क्या? आज दोस्तों कम से कम वो भी डकोरे पूरा हट जाओ। अब क्या हुआ भाई साहब, आउटगोइंग तो होनी थी, आउटगोइंग नीचे ऊपर दोनों जगह से होने लगी, बोला दिया हम तो 2 बार उतरे क्लास से। उसके बाद हमने कहा भैया लंच बंद करेंगे बाद से। तो अब तुम लोग बताओ यार, ऐसा कर रहे हो 1.5 घंटे तुम लोग नहीं सह सकते तो क्या ही करोगे तुम जीवन में? कौन यहाँ देखो दोस्तों, हम बात करेंगे 3 सेक्टर मॉडल, समझ में आ गया। हम बात करेंगे 4 सेक्टर मॉडल की। किसकी बात करेंगे? एक दिन ऑनलाइन करा है भगवान, राइट, और उसके बाद तो मैंने भी भगवान को याद किया भाई। देखो दोस्तों दिस इज कॉल्ड 4 सेक्टर मॉडल। तो 4 सेक्टर मॉडल में हम किसको लाएंगे? भारत के साथ साथ शेष विश्व, पूरी दुनिया, बोलो जी यस ना। तो शेष विश्व की बात करेंगे, इसमें हम सिर्फ 2 रिलेशन पढ़ेंगे, उपभोक्ता मतलब आप सबका, और पूरी दुनिया का क्या संबंध है, और उत्पादक और पूरी दुनिया का क्या संबंध है। तो हम बात करेंगे एक कंज्यूमिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशन, एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशन। और सिंपल है, अगले 2-3 मिनट में समझ में जाएगा दोस्तों। हमारे घर परिवारों से बोले तो हमारे उपभोक्ता क्षेत्रों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में काम करने जाते हैं, बोलो जाते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं मानव बल का निर्यात, मानव बल का निर्यात। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या हमारे सभी लोगों के पारिवारिक क्षेत्र से, हम लोगों के उपभोक्ता क्षेत्र से, कुछ लोग तो देश के अंदर ही काम करते हैं श्रम, और कुछ लोग अपना श्रम देश के बाहर देते हैं, बोलो देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाकर अपने घर वालों को क्या पैसा भेजते हैं या नहीं? इसको बोलते हैं विदेशी प्रेषण। एक और नया वर्ड आप सीखोगे, विदेशी प्रेषण। तो जब भी ये वर्ड आए विदेशी प्रेषण, इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस। तो जब भी ये वर्ड है आपके सामने विदेशी प्रेषण, तो विदेशी प्रेषण का मतलब बिल्कुल सिंपल है। विदेशी प्रेषण का मतलब है कि विदेशों से हमारे देश के लोग जो पैसा कमाकर भारत वापस भेजते हैं, दिस इज विदेशी प्रेषण। और थोड़ा आपके करंट अफेयर्स और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि विदेशी प्रेषण में भारत की रैंक फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में, बोलो जी यस। चलो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान सुनना, मतलब एक उपभोक्ता अगर आप लोग हैं, अगर आप अपना और शेष विश्व का संबंध देखते हो तो बस इतना सा है, समझ में आ रहा है? आज दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारे देश के बिजनेस मतलब प्रोड्यूसिंग सेक्टर, उत्पादन क्षेत्र और शेष विश्व के बीच कैसा संबंध है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर 2 रिलेशंस पढ़ाता हूँ, 2 संबंध है। पहला संबंध क्या है? एवरीवन ऑन द बोर्ड, पहला संबंध क्या है? बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो विदेशों से आयात करते हैं, बोलो करते हैं। मैंने दोस्तों चाइना से ये कुर्सी मंगाई है 1200 रुपए की, और अपने देश में 4000 रुपए की बेच दी, बोलो क्या ऐसे लोग करते हैं इम्पोर्ट? जब लोग आयात करते हैं तो आयात के बिलों का भुगतान करते हैं। अरे हाँ तो बोल दो यार, आयातों का भुगतान। तो मेरे प्यारे साथियों, विदेशी क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र का एक तो ये संबंध रहा, सबको समझ में आ गया। तो कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो कुर्सी भारत में बनाते हैं और विदेशों में निर्यात करते हैं। तो इसका मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? निर्यात। एवरीवन, कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? निर्यात। जब निर्यात करते हैं तो विदेशों से क्या पेमेंट आएगी कि नहीं? तो इसको कहते हैं निर्यात प्राप्तियां। एवरीवन, निर्यात प्राप्तियां। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्राप्तियां। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर और बाहरी क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र के बीच ये रिलेशन है। एंड दोस्तों दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। इसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। बस इतना सा होता है इकोनॉमी, दैट्स ऑल। देख लो दोस्तों, क्या समझ में आया? समझ में आया? पूरा आया? तो पूरे सिलेबस में इकोनॉमी के बस अपन इसी को पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं बस इसी को पढ़ेंगे। कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, बाहरी क्षेत्र के बारे में, वो इतना सा पढ़ते हैं। और आप विश्वास मानिए ना मानिए, मेरा क्या जाता है दोस्तों, पूरे जीएस में सबसे सरल विषय
क्या है? इकोनॉमिक्स। और आपको लगता है सबसे कठिन हिस्ट्री दोस्तों आपकी क्लास में चल रही होगी, टीचर पढ़ा रहे होंगे, वो हुआ जे हुआ फलाना ढिमाका, तुम क्या ही जानो क्या हुआ क्या नहीं, जो बता दिया वही मान लिया, अरे बोलो यस। लेकिन हमारी क्लास में ऐसा नहीं होता, जो वही होता है जो तुम जानते हो। मतलब 70% इकोनॉमी तुम्हें ऑलरेडी आती है, लेकिन चूंकि तुमने सब्जेक्ट से कभी रूबरू नहीं हुए, कभी सब्जेक्ट को समझा नहीं, इसलिए तुम्हें कठिन लगता है। लेकिन 70% सब्जेक्ट तुम्हें ऑलरेडी आता है, बाकी का 30% मुझे थोड़ा ज्ञान देना है, और जो आता है उसको तराशना है, बस आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया। बहुत सरल सब्जेक्ट है दोस्तों, दिस इज इकोनॉमी। मुझे लग रहा है पूरे देश की इकोनॉमी आप सबको समझ में आ गई होगी कैसे चलती है, बोलो समझ में आ गया? तो दोस्तों बस ये है इकोनॉमी, ये देश की अर्थव्यवस्था कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और बाहरी क्षेत्र आपस में कैसे संबंधित होते हैं। और यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है दोस्तों। ये सब चीजें आप अपने घर पे लिख लेना, इसको बना लेना, है ना। रियल फ्लो और मॉडरेट फ्लो मुझे उम्मीद है कि आपको आता है। अलग से कॉपी में लिखो, नीचे एक पन्ना छोड़ दो और ये ऐसे घुमा के बनेगा, ऐसे घुमा देना पेज और फिर बनाना, बोलो जी ऐसे। और ये वाला आपने बना लिया, ये वाला है ना, बना लिया दोस्तों। ये इसके लिए पेज ऐसे घुमा के छोड़ दो और उसके बाद लिखो एक शब्द ये वाला, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। स्थानांतरण भुगतान, एक शब्द लिखो, स्थानांतरण भुगतान, स्थानांतरण भुगतान, स्थानांतरण भुगतान। ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख लो, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। वह भुगतान, वह भुगतान जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्रों को करती है, जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्रों को करती है, एवं जिसके बदले, एवं जिसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र, जिसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को, जिसके बदले उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार की सेवाओं को प्रदान नहीं करते हैं। नीचे लिखो जैसे छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति, कॉमा वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कॉमा बेरोजगारी भत्ते, बेरोजगारी भत्ते आदि। छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ते आदि। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये सब्सिडी, नेक्स्ट लिख लो सब्सिडी, इंग्लिश में भी लिखना ब्रैकेट में सब्सिडी। वह भुगतान जो सरकार, वह भुगतान जो सरकार, वह भुगतान जो सरकार, वह भुगतान जो सरकार किसको? उत्पादक क्षेत्रों को करती है, उत्पादन क्षेत्रों को करती है, उत्पादन क्षेत्रों को करती है, उपभोक्ता क्षेत्रों के स्थान पर, उपभोक्ता क्षेत्रों के स्थान पर, उपभोक्ता क्षेत्रों के स्थान पर। नीचे लिखो जैसे एलपीजी सब्सिडी, कॉमा सोलर पावर सब्सिडी। अब जाओ, जिसको जाना था, कौन उठ के जा रहा था, जाओ। अब जाना होता है जब टीचर लिखवा रहा होता है, जाओ यहाँ। अब जाने खड़ा नहीं हुआ, जल्दी जा, चला गया कहाँ है? सभी स्टेट में था, खड़ा जल्दी जा, खड़ा करो उसको, खड़ा करो अभी, जल्दी जल्दी जा, जा। कह रहा नहीं जा रहा मैं, अभी जल्दी जा। जब मैं लिखवाऊं, जब मैं या फिर कुछ और काम करूं तो आप जा सकते हैं, बोलो यस। अब मैं पढ़ा रहा, ऐसे में तुम खड़े जा रहे, कोई आ रहा, तो एक क्लास थोड़ी ना है दोस्तों, एक क्लास का डेकोरम होता है, एक माहौल होता है क्लास में, कौन यस। चलो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना इंट्रोडक्शन किया, खत्म। अब हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं आज, और पहला टॉपिक हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, आगे भी वो 2-3 दिन तक चलेगा, बोलो जी यस। तो आप नए पेज पर नए चैप्टर का नाम लिख लीजिए, और मेरा नया चैप्टर है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। नाउ इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, आइए सीखिए। सो दोस्तों, व्हाट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बहुत गौर से सुनेंगे। अभी तक की क्लास में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न, चाहे वो क्लास से हो या क्लास के बाहर का हो, वो भी पूछ सकते हैं। पहले भी मैंने आपको बताई होगा, प्लीज। क्या? नहीं, वो नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, वो एक्सेप्शन है, मान लो। उसे हम क्या बोलेंगे, उसके लिए भी मेरे पास वर्ड है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले का जवाब ले लो, पहले का ले लो। इनका सवाल है, पहले उनका पैसा बदलो, पहले उनका पैसा वसूलो। इनका सवाल है दोस्तों कि सर आपने कहा कि जनरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा लोग कार्य करते हैं तो उसे संगठित कहते हैं। तो तुम्हें ये स्रोत भी बता देते हैं, ये मेरी डेफिनेशन नहीं है, नहीं तुम सोचो कहां से पढ़ लिया इसने, ये ईपीएफओ की डेफिनेशन है। आपने सुना होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। जब आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे तो आपकी पीएफ कटेगा, दैट इज प्रोविडेंट फंड, और ये सारा देखभाल करता है ईपीएफओ, बोलो जी यस। तो ईपीएफओ ने ये परिभाषा दी कि यदि किसी भी कंपनी में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को हम बोलेंगे संगठित, वो संगठित क्षेत्र होगा, राइट। तो लेकिन स्विगी और जोमेटो इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इनका बढ़िया क्वेश्चन है कि सर जो लोग स्विगी और जोमेटो पे काम करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, वहां तो हजारों लोग हैं, तो क्या हम उसे भी संगठित कहेंगे? तो मैंने कहा नहीं, उसे हम संगठित नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसे हम दूसरे वर्ड से नाम देंगे, और हम कहेंगे उन्हें मैं कहता हूं गिग वर्कर्स। क्या कहता हूं उन्हें मैं? गिग वर्कर्स। तो व्हाट आर द गिग वर्कर्स? यस, क्या होते हैं गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स का मतलब होता है दोस्तों जो लोग काम करते हैं और जहां पर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर नियोक्ता, नौकरी देने वाला, और एम्प्लॉई कर्मचारी के बीच कोई भी फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट नहीं होता है, उसे बोलते हैं गिग वर्कर्स। जहां पर नियोक्ता और कर्मचारियों, जहां पर नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच किसी भी प्रकार का औपचारिक अनुबंध, अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, नहीं होता है, उसे बोलते हैं गिग वर्कर्स, राइट। जहां एम्प्लॉयर कभी भी कर्मचारी से कहेगा घूमो, बोलो जी क्लियर, और लात मार के बाहर, बोलो समझ में आया। और कभी भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कहेगा बैठे रहो, अपन तो चले। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड गिग वर्कर्स। चलो दूसरा प्रश्न।
तुम्हारा प्रश्न हम पहले ही समझ गए, तुम क्या आगे बोलने वाले हो, मैं कंप्लीट कर दूं? तो इनका आगे सेंटेंस ये है, इनका पहला इनका आगे सेंटेंस ये है कि हम 1991 से भी पहले आयात निर्यात तो करते ही थे। यही सवाल है क्या? बोलो जय हो दोस्तों। कि आप क्या पूछने वाले हो? टीचर को सब पता रहता, बताया ना कि जब तुम चुसनी से दूध पीते थे उस समय से पढ़ा रहे, और आज तो हमारे सामने खड़े होकर प्रश्न पूछ रहे दोस्तों है, तो सोचो अनुभव कितना बड़ा होगा हमारे पास, नहीं समझे क्या? है तुम्हारी शकल देख के बता देंगे कि कितने एक साल में कब होगा तुम्हारा सिलेक्शन, या कभी भी नहीं होगा बेटा तुम्हारी, निकल लो। बोलो यस, यही प्रश्न था या नहीं? होता था। लेकिन ऐसा हम कहते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होते हैं, लेकिन हमें और अच्छी तरह कहना चाहिए कि कुछ नेसेसरी आइटम्स के आयात निर्यात तो तब भी होते हैं, जैसे कच्चा तेल, जैसे कोई अन्य चीज, तो आयात निर्यात तब भी होता था। तो ऐसा नहीं है कि 1991, मैं तो आपसे वैसे भी कहा कि हम लोग 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई, पहले बंद जैसी थी, लेकिन पूर्ण रूप से बंद विश्व की कोई भी इकोनॉमी नहीं हो सकती है। जैसे फार्मास्यूटिकल की चीजें हो गई, दवाइयां वगैरह, वैक्सीनेशन हो गए, अरे बोलो ऐसे, तो ऐसे हम कुछ कच्चा तेल, कुछ ना कुछ चीजें तो हाईली नेसेसरी आइटम्स, अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं का आयात निर्यात तो हमेशा होता रहता है, सही ना? नहीं, जो आयुष्मान भारत योजना है वो सब्सिडी का हिस्सा नहीं है, बैठिए। बस आयुष्मान भारत तो एक क्या है, वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। क्या है वो? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। बोलो जी यस, जिसमें सरकार आपसे कहती है हेल्थ इंश्योरेंस, उसका काम है जैसे जो लोग गरीब हैं बीपीएल है उनका सरकार हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है 5 लाख तक का एक परिवार को। बोलो जी यस। और जो जैसे मैं हूं तो मैंने प्राइवेट कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस है कि उसमें आप इलाज कराओ और आपकी जेब का पैसा सरकार दे देगी, उसे हम सब्सिडी से नहीं जोड़ेंगे। वो सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र की एक योजना है, सही ना? एनीवन एल्स? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, बस गवर्नमेंट एक रेगुलेटर का काम करती है। इनका सवाल था कि सहकारी क्षेत्र में सरकार की भूमिका क्या होती है, तो मैंने कहा गवर्नमेंट की कोई रोल नहीं होता, बस गवर्नमेंट इज अ रेगुलेटर। जैसे आप कहो कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार की क्या भूमिका होती है, तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट इज रेगुलेटर। प्राइवेट कंपनीज को विनियमन तो सरकार करती है, ऐसी कॉर्पोरेट सेक्टर को विनियमन करती है, दैट्स इट। चलो चले दोस्तों, थोड़ा सा बस इंट्रो। ओके, पिछले 14 साल में मैंने ऐसा कभी नहीं बताया, तुम्हारी गलतफहमी है, बैठ जाओ तुम। चलो दोस्तों, तो आगे बात करते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन। इनका सवाल क्या था, मतलब छोड़ नहीं बताया ऐसा कभी, तुमने थोड़ा गलतफहमी हो गई, घर पे जाके देखना अच्छी तरह। नाउ दोस्तों, इन्फ्लेशन को सिर्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत गौर से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे कई सारे सवाल आते हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में, राइट ना? अगर हम बात करें कि मुद्रास्फीति होता क्या है, तो मुद्रास्फीति का मतलब है कि दोस्तों, अगर हम बात करें कि जब सामान्य कीमत स्तर, भाई सामान्य कीमत स्तर अर्थात, ध्यान समझो, एक शब्द आया आपके सामने, प्लीज सारे लोग फोकस। एक शब्द आया सामान्य कीमत। सामान्य बहुत सस्ता शब्द नहीं है दोस्तों, ये बड़ा अलग शब्द है। एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइस। ऑनलाइन फोकस करना। अगर दोस्तों आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा इस चैप्टर का, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, पहले से मैं डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि अगर आपने ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा इस चैप्टर का, तो आगे चैप्टर में समस्या आएगी। बोलो समझ गए? इसलिए चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह पढ़ो, समझ में ना आए हाथ ऊपर करो और सवाल पूछो। सवाल पूछना दोस्तों एनी टाइम अलाउड इन माय क्लास। और तो मैंने आपसे ये भी कह रखा है, नहीं कहा तो कह देते हैं कि जरूरी नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं या जो पढ़ाया उसी से पूछो, आप मुझसे कहीं से भी कुछ भी किसी भी समय पूछो, क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है। अरे बोलो ऐसा, मुझे तो सब कुछ आता है। तुम में से एक की भी हिम्मत नहीं है किसी भी क्लास में कोई भी प्रश्न पूछ ले जो इस खोपड़े को नहीं आता हो। ओपन चैलेंज है दोस्तों तुम्हारे से, कम ऑन यस नॉट। ना तो तुमने ऐसा टीचर अपने जीवन में देखा होगा और ना बुढ़ापे तक कभी देखोगे। जो कहेगा जो पूछना है पूछ लो, खुली चुनौती है, जाओ बेटा, कम ऑन यस नॉट। दोस्तों ये तो अपना काम है ना, सब्जेक्ट है, यही हमारा धंधा है दोस्तों, कम ऑन, सही है कि नहीं? तो इसलिए इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से सुनो। मैं तो भाई साहब इतनी बड़ी क्लास है, पता नहीं कल आप क्या आके पूछ डालो और नहीं बता पाए तो खंड बेचड़ी और जानी है, लेकिन तुम लेकर ही नहीं आ पाओगे ऐसी कोई भी चीज, कहीं से भी ले आओ दोस्तों, सब आता है कि नहीं? है अब आता है तो आता है, क्या किया जाए दोस्तों, सही बात है। ऐसे मैं चाहता हूं दोस्तों हमारे विद्यार्थी भी ऐसे बन जाए, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको एग्जामिनर से पूछ ले बेटा तेरी औकात से भी ज्यादा आता है मुझे, कौन ऐसा ना नहीं देगा। तो ध्यान देखना, देखो 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 कितना एक चंद है। मैंने कहा जो पूछना पूछ लो, एक जना कह रहा है सर अपना यूपीआई पिन बताइए। देख रहे बेटा, आज तो मेरा यूपीआई पिन जान के कर नहीं चलेगा यार दोस्तों, तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कर लेगा, कुछ कर पाएगा? उसके लिए तो इसको मेरा एक्सेस भी, मेरा अकाउंट कार्ड शायद पता होना चाहिए इसको। चलो देखो दोस्तों जरा ध्यान सुनना, एक शब्द होता है प्राइस इकोनॉमिक्स में, जैसे हम बोलते हैं कीमत या मूल्य कह लो, कीमत कह लो, लेकिन बहुत स्मार्ट तरीके से मैं यहाँ प्राइस नहीं लिखा, मैंने लिखा है सामान्य कीमत। दोस्तों कीमत और सामान्य कीमत में अंतर है। क्या अंतर है अगले 30 सेकंड में सीखोगे। जब मैं कहूंगा कीमत तो मेरा मतलब होगा किसी एक वस्तु की कीमत, सीख लो आज। जब भी हम बोलेंगे कीमत प्राइस, तो इसका मतलब किसी, जैसे मेरे शर्ट का प्राइस, इस कैमरे का प्राइस, इस पंखे का प्राइस, इस कुर्सी का प्राइस, इस बोर्ड का प्राइस। बोलो समझ में आया? लेकिन जब मैं कहता हूं सामान्य कीमत, तो सामान्य कीमत का मतलब है सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, इसे कहते हैं सामान्य कीमत। बोलो समझ में आया? फिर दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो औसत कीमत है, एवरीवन क्या, तो जो औसत कीमत है, जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो औसत कीमत है, औसत कीमत औसत कीमत में लगातार वृद्धि होती है, लगातार वृद्धि होती है। मतलब ध्यान से सुनो, एक ऐसा कंडीशन इमेजिन करो कि जब पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार क्या होती है, बढ़ती हैं। एवं 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 जो मुद्रा है क्या है, इसकी जो क्रय शक्ति है, जो मुद्रा है इसकी क्रय शक्ति, बोले तो व्हाट, थोड़ी देर में सब सिखा दूंगा, सुनते जाओ। मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है,
मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। इस अवस्था को हम कहते हैं मुद्रास्फीति, इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। सो ध्यान से समझेंगे। मुझे लग रहा है कि मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन सबको समझ में आ गया। अभी नहीं, अभी मेरा एग्जांपल देखो। पहले मैं 100 रुपए लेकर मार्केट जाता था और 100 रुपए में ये वाला मार्कर खरीद के लाता था। 100 रुपए लेकर मैं मार्केट गया और ये मार्कर खरीद के ले आया। कोई समस्या? अब मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान में लगातार सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो औसत कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। तो मुझे बताओ, क्या इस मार्कर की भी कीमत बढ़ेगी कि नहीं? क्या इस मार्कर की भी कीमत बढ़ेगी? ऑनलाइन 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 जवाब दीजिए। क्या इस मार्कर की कीमत भी बढ़ेगी या नहीं? जब पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो क्या इस मार्कर की कीमत बढ़ेगी या नहीं? बढ़ेगी। तो ये जो मार्कर है वो 100 रुपए से 120, 130, 150, 200, 250, 500, 700, 1000, 1200, 1500, 2500, 3000, 4000, 5000, 7000, 8000। अरे लगातार बढ़ रही ना। क्या दोस्तों पहला स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? लगातार बढ़ती है, समझ में आ गया। और दोस्तों बताइए, पहले मैं 100 रुपए लेकर बाजार जाता था और इस मार्कर को खरीद लाता था। आज मैं 100 रुपए लेकर मार्केट जाऊंगा, क्या इस मार्कर को खरीद पाऊंगा? क्या इस मार्कर को खरीद पाऊंगा? क्या खरीद पाऊंगा? तो दोस्तों बताइए, जो 100 रुपए की बाजार में खरीदने की क्षमता थी, क्रय शक्ति, वो क्या हो गई? मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। बोलो जय हो। That's called inflation, मुद्रास्फीति। बोलो समझ में आया? तो बिल्कुल ही दो शब्दों में, जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएं, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। That's it। सही है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि गुरुजी, ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो मुद्रास्फीति है, आखिर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में कब होती है या कैसे होगी? दोस्तों तो मैं कहूंगा, ध्यान से सुनेंगे, एक और नया शब्द मिलेगा आज। एक शब्द है मनी सप्लाई। आने वाली क्लासेस में मैं 200 से ज्यादा बार बोलूंगा, इसलिए आज ही सीख लो। और बाद में मैं इसको बस ऐसे लिखता हूं, एमएस। हिंदी में बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। आज नहीं समझे तो अगली क्लास में दिक्कत होगी, ये भी बता दें। दोस्तों मनी सप्लाई का मतलब, मुद्रा आपूर्ति का मतलब है कि इस समय देश में कुल कितनी मुद्रा है। बस एक लाइन में मुद्रा आपूर्ति। और इस शब्द का यूज मैं अपने जवान से कम 200 से ज्यादा बार करूंगा, इसलिए आज ही समझ लो, बार में कभी मीनिंग नहीं बताऊंगा। तो मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या? फिर से एक बार, इस समय पूरे देश में कुल कितनी मुद्रा है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। सही है। और सरल भाषा में समझाएं, इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है? अरे बताओ नहीं दोस्तों, हमें पता तुम लोग फुकरे आदमी हो, क्या ही बता रहे। तुम्हारे पास तो 100 रुपए भी, हमारे पास तो वो भी नहीं है दोस्तों, हम तो और बड़े फुकरे हैं, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों, इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है, ये आपकी मनी सप्लाई है। मेरी जेब में कितना पैसा है, ये मेरी मनी सप्लाई है। पूरे हिंदुस्तान में इस समय कितनी मुद्रा है, ये देश की मुद्रा आपूर्ति है। क्या बात समझे? इसी को मैं एक और शब्दों से जानता हूं और इसी को मैं कहता हूं लिक्विडिटी। एक शब्द यूज करता हूं, क्या? लिक्विडिटी, दैट इज तरलता। इसी को मैं एक और शब्द से जानता हूं, लिक्विडिटी, दैट इज तरलता। ध्यान से देखना सारे लोग बोर्ड की ओर। यदि हमारे देश में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए, सारे लोग बोर्ड की ओर देखो और ज्ञान लो। इमेजिन करो दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन इन द इकोनॉमी जहां पर पूरे देश में खूब पैसा 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 हो जाता है कि जब मनी सप्लाई ज्यादा है। एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज बाद में लिख लेना। जब पूरे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई ज्यादा है तो लोगों की जेबों में पैसा क्या होगा? जब लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा होगा तो लोगों की डिमांड, राइट, तो लोगों की डिमांड। दोस्तों जब पैसा ज्यादा होगा तो मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, बस मैं लिखूंगा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी। मैंने पहले आपको एडी पढ़ा दिया था, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। तो दोस्तों जब पूरे हिंदुस्तान में लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग खूब डिमांड कर रहे हैं, तो अपने आप बताओ जनरल प्राइसेस, सामान्य कीमत भी क्या होंगे? तो इसका मतलब है कि जब ये होगा तो इसका मतलब जो कीमतें हैं या कि सामान्य कीमतें कह लो, या ये होगा तो क्या देश में कीमतों की, तो क्या कीमतें क्या होंगी? ज्यादा। तो मैं पढ़ा रहा था इन्फ्लेशन का कारण। क्या समझ में आ गया कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कब होती है? जब देश में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। क्या बिल्कुल एक लाइन में समझ गए? अगर देश में मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है तो यह रूप ले लेगी किसका? मुद्रास्फीति का। इज इट ऑलराइट? मेरे प्यारे साथियों, अब अगर आपको कारण समझ में आ गया तो अब मैं इसका नियंत्रण भी बताऊंगा। क्या ये नियंत्रण बताना पड़ेगा मुझे या नहीं? दोस्तों इसका नियंत्रण, आखिर इसका नियंत्रण, तो मेरे प्यारे साथियों बोर्ड की ओर देखना, भारत में मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण है, एवरीवन ऑन द बोर्ड प्लीज। मुद्रास्फीति की मीनिंग समझ गए, कारण समझ गए, अब हम पढ़ेंगे निवारण। क्या पढ़ेंगे? तो हमारे हिंदुस्तान में मुद्रास्फीति के नियंत्रण का काम दो तरफा है। एक तो करता है कौन? आरबीआई, और दूसरा करता है कौन? सरकार। एवरीवन, मुद्रास्फीति का नियंत्रण भारत में कौन, एक साइड कौन करता है और एक साइड सरकार। दोस्तों जो आरबीआई नियंत्रण करता है इसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण आरबीआई किसके द्वारा करता है? मॉनेटरी पॉलिसी, बोले तो मौद्रिक नीति। एवरीवन, किसके द्वारा? मौद्रिक नीति। तो आरबीआई के पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल, आरबीआई के पास मुद्रास्फीति के नियंत्रण का क्या तरीका है? मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होती है वो हम 2-3 दिन बाद, 1 दिन बाद देखेंगे, या कल या परसों देखेंगे। दोस्तों सरकार के पास मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए भी एक पॉलिसी है और इसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। एवरीवन क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, आप ध्यान से समझेंगे। तो हमारे हिंदुस्तान में पॉइंट नंबर 1, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक साइड आरबीआई काम करती है और एक साइड सरकार। पॉइंट नंबर 2, आरबीआई के पास मौद्रिक नीति है और सरकार के पास राजकोषीय नीति है। इज इट सॉर्टेड? अब दोस्तों अपने आप बताइए, कॉमन सेंस है कि जब देश में मनी सप्लाई ज्यादा हो रही थी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा था, और इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल करना होगा इन नीतियों के माध्यम से, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग इन दोनों पॉलिसी के माध्यम से क्या करेंगे? दोस्तों ये लोग इन दोनों पॉलिसी के माध्यम से मनी सप्लाई को क्या करेंगे? कम। एवरीवन ऑन द बोर्ड, मनी सप्लाई को क्या करेंगे? जब आपकी जेब में पैसा होगा कम तो आपकी डिमांड होगी, प्राइस होंगे कम। तो इसका मतलब है कि मनी सप्लाई को कम करके इन्फ्लेशन को क्या किया जाता है? नियंत्रित। बोलो क्लियर? एंड वन मोर लास्ट टर्म, नॉट द लास्ट टर्म, मतलब इस टॉपिक का लास्ट टर्म वो ये कि जब आरबीआई और सरकार, ध्यान से सुन लेना, नहीं सुना तो कभी समझ में नहीं आएगा, जब आरबीआई और सरकार अपनी अपनी नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को कम करते हैं और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं, इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं कहता हूं डिसइन्फ्लेशन। दिस इज कॉल्ड विस्फीति। disinflation, विस्फीति। so this is called विस्फीति, disinflation, विस्फीति, disinflation, विस्फीति। तो एक और नया शब्द मिल गया, disinflation। यहां लिखा इन्फ्लेशन। मतलब सिंपल सी बात, अगर मुझे एक लाइन में एक बिल्कुल सामान्य व्यक्ति को बताना हो कि इन्फ्लेशन क्या है, तो मैं कहूंगा जब पूरे देश में, बस 2 बातें बोलो आप, पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, मुद्रा की क्रय शक्ति
इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। क्लियर है? दूसरी बात, इन्फ्लेशन कब होता है? जब देश में मनी सप्लाई। नंबर तीसरी, इन्फ्लेशन को नियंत्रित कौन कौन करता है? आरबीआई किसके द्वारा? सरकार किसके द्वारा? कैसे? मनी सप्लाई को कम करके। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिसइन्फ्लेशन। बोलो जय हो। बोलो, समझ में आ गया? दोस्तों इस पूरे के पूरे डिस्कशन को आप पलट दो, इस पूरे के पूरे डिस्कशन को पलट दो तो एक शब्द बनता है, दैट इज डिफ्लेशन। दैट इज डिफ्लेशन। इसको बोलते हैं अपस्फीति। अपस्फीति या हो सकता है पेपर में मिले अपस्फीति, चाहे आपको वहां मिले या पा, एक ही है, चाहे अब या अप। बोलो क्लियर? इसको पूरा पलट दो। सारे लोग बोर्ड की ओर देखते जाना, सारे लोग बोर्ड की ओर देखते जाना प्लीज। अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी मीनिंग, तो मैं दो शब्द लिखूंगा, दो लाइन लिखूंगा बस। सामान्य कीमत स्तर क्या हो? जोर से बोलो। सामान्य कीमत स्तर क्या हो? लगातार कम बोलो। लगातार। जब सामान्य कीमत स्तर लगातार क्या हो? और बताइए जब मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की क्रय शक्ति, तो जब मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो? बढ़ जाए। आइए मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। पहले मैं 100 रुपए लेकर बाजार जाता था। अरे घर पे जाके लिख लेना, यहाँ समझ लो यार, ये सब मिलेगा तुम्हें। दिमाग एक बार में तो काम करता नहीं, तुम दो दो जगह लगा रहे क्लास में, और मन पता नहीं कहां भटक रहा होगा, किस किस की याद में। बोलो जी यस, नहीं भटक रहा? हमारा तो आज भी भटकता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो व्हाट इज मीनिंग, तो दोस्तों डिफ्लेशन क्या? बोला नहीं, तुम क्या ही बोल दी, चलो मैं बोलना नहीं चाहता दोस्तों। हाँ चलो बाद में बताएं, भावना को थोड़ा कंट्रोल रखो। सो व्हाट इज डिफ्लेशन? बिल्कुल सिंपल, इन्फ्लेशन का उल्टा। तो बताओ, जब एक एग्जांपल लो, पहले मैं 100 रुपए में ये मार्कर लाता था, अभी पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो गई, मार्कर की भी कम हो जाएगी। दोस्तों 100 रुपए का मार्कर 90, 70, 50, 40, 20, 10 रुपए मिलने लगा। बोलो यस, पहला स्टेटमेंट क्लियर, सामान्य कीमत स्तर कम। अरे भैया जो चीज 100 रुपए की मिलती थी वो चीज 10 रुपए की मिल रही है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हुई? बढ़ गई। इसे बोलते हैं डिफ्लेशन। बस खत्म कर रहे हैं सिकंदर भाई, इसको डिफ्लेशन कह रहे हैं। टाइम हो गया है तो अपने को लिख रहा है। दोस्तों डिफ्लेशन क्या समझिए ना? यहाँ देख ले मड़ी ना, यहाँ देखो। अब अगर मुझे बताना हो कि इसका कारण क्या होता है, दोस्तों कारण बताइए, तो इसका कारण क्या? जल्दी सारे लोग हैं? अरे ठीक है भाई, मैं जा रहा है, कह रहा चलने दीजिए, हो गया बस बेटा। दोस्तों ये तो कारण क्या, जल्दी बताइए। मनी सप्लाई कम हो, सीख गए? अब यहाँ बताइए देश में, जब अपने सारे लोग बताइए पूरे देश में मनी सप्लाई कम होगी, इसमें लोगों की जेबों में पैसा क्या होगा? कम। लोगों की डिमांड क्या होगी? कम। और प्राइसेस क्या होंगे? कम। उसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। सही है? एंड मेरे प्यारे साथियों, इसका नियंत्रण कौन कौन करेगा? जल्दी बोलो। आरबीआई। और आरबीआई कौन सी पॉलिसी के नीचे, और सरकार कौन सी पॉलिसी के नीचे, और कैसे करेगी? मनी सप्लाई को बढ़ाकर। बोले समझ गए? जब आरबीआई सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से देश में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है तो लोगों की जेबों में पैसा क्या होगा? ज्यादा। लोगों की डिमांड क्या होगी? ज्यादा। और प्राइसेस क्या होंगे? ज्यादा। मेरे प्यारे साथियों, जब आरबीआई सरकार मिलकर मनी सप्लाई को कम कर रही थी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही थी, डिसइन्फ्लेशन बोला था। जब आरबीआई सरकार मिलकर मनी सप्लाई को कम कर रही थी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही थी, डिसइन्फ्लेशन बोला था। तो आप लोग इंतजार कर रहे हो कि सर यहाँ भी कुछ होता होगा क्या? जब आरबीआई सरकार मिलकर पूरे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई को कम करे और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करे, इस प्रक्रिया इज कॉल्ड रिफ्लेशन। रिफ्लेशन। पुनः स्फीति। एवरीवन, पुनः स्फीति, पुनः स्फीति, या इसी को बोलते हैं प्रत्यवस्फीति। प्रत्यवस्फीति। एवरीवन क्या बोलते हैं? प्रत्यवस्फीति। बोलो क्लियर है? तो आपने 4 शब्द सीख लिए, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन। बोलो सीखे क्या क्या? मुद्रास्फीति, विस्फीति, अविस्फीति, पुनः स्फीति। आज के दिन काफी मिलेंगे अगली क्लास में। वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों। कुछ आनंद आया? धन्यवाद। चलिए, क्या इसके बाद क्लास है? कोई क्लास नहीं है? अब आप अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, कितना खुश हो गए, चलिए 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 चलिए, मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।